टीच यू अ लेसन के पहले एपिसोड की शुरुआत डेहान हाई स्कूल से होती है। क्यंग-मिन अपनी आंखों के सामने अपने सहपाठी पार्क डे सॉक को स्कूल की इमारत से कूदकर जान देते हुए देखता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि डे सॉक ने एक बार अस्थायी टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे जून ह्यूंग का विरोध करने की कोशिश की थी। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जून ह्यूंग और उसके दोस्तों ने उसे पूरे स्कूल का निशाना बना दिया। इससे पहले जो तिरस्कार क्यंग-मिन झेल रहा था वह अब डे सॉक पर थोप दिया गया। क्यंग-मिन कई बार शिक्षकों से शिकायत करने का सोचता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि शिक्षक भी जून ह्यूंग और उसके प्रभावशाली पिता से डरे हुए हैं। वर्तमान में डे सॉक की मौत के बाद जब पुलिस स्कूल पहुंचती है तो क्यंग-मिन को उम्मीद होती है कि अब उन गुंडों को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जून ह्यूंग और उसके साथी पहले की तरह छात्रों को परेशान करते रहते हैं और क्यंग-मिन फिर से सबका आसान शिकार बन जाता है। वह इतना टूट जाता है कि आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन आखिरी पल में डरकर पीछे हट जाता है। एक दिन स्कूल के गलियारे में जून ह्यूंग का दोस्त ग्वांगसू मजाक के नाम पर क्यंग-मिन को बेरहमी से पीटता है। बाकी छात्र सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी ह्वाजिन वहां पहुंचता है और ग्वांगसू की जमकर पिटाई कर देता है। जून ह्यूंग तुरंत ह्वाजिन पर छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाता है और सभी से वीडियो बनाने को कहता है, लेकिन ह्वाजिन बिल्कुल नहीं डरता। वह ग्वांगसू को दोबारा मारता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ERPB का इंस्पेक्टर है। ह्वाजिन स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने डे सॉक की आत्महत्या के मामले को दबाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी थी। वह बताता है कि ERPB को खास तौर पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है और उसे स्कूल के गुंडों को अपने तरीके से सजा देने का अधिकार मिला हुआ है। बाद में प्राइवेट तौर पर प्रिंसिपल किम ह्वाजिन से पीछे हटने की विनती करता है। वह कहता है कि जून ह्यूंग का पिता ग्वांगपिल चुनाव लड़ रहा है और उसके जीतने से स्कूल को फायदा होगा, लेकिन ह्वाजिन उसकी बात नहीं मानता और अपनी टीम को बताता है कि वह डे सॉक की क्लास का होमरूम टीचर बनेगा। क्लास में पहुंचकर ह्वाजिन छात्रों से डे सॉक के बारे में पूछता है। जब एक छात्र उसकी मौत पर मजाक करता है तो ह्वाजिन उसे सबक सिखा देता है। इसके बाद वह पूरी क्लास को प्लैंक पोजीशन में खड़ा रहने की सजा देता है। जोंग ह्यूंग विरोध करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता है और नियम मानने को मजबूर करता है। दोपहर के खाने के समय जोंग ह्यूंग लाइन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे रोक देता है। जवाब में वह अपने हाथों से खाना खराब करने लगता है। इस हरकत पर ह्वाजिन उसे लात मारता है, उसके चेहरे को पोछे से साफ करता है और पूरी कैफेटेरिया साफ करने का आदेश देता है। उसी दिन बाद में जोंग ह्यूंग क्लासरूम की सफाई किए बिना घर चला जाता है। ह्वाजिन सीधे उसके घर पहुंच जाता है और उसके पिता ग्वांगपियो को बेटे की हरकतों के बारे में बताता है। जोंग ह्यूंग उल्टा ह्वाजिन पर परेशान करने का आरोप लगाता है। ग्वांगपियो भी ह्वाजिन को चेतावनी देता है, लेकिन वह झुकने से इनकार कर देता है। अगले ही दिन ह्वाजिन जोंग ह्यूंग को स्कूल वापस घसीट कर लाता है और उसे टॉयलेट साफ करवाता है। जोंग ह्यूंग चालाकी से अपना सिर खुद टॉयलेट पर मार लेता है ताकि ह्वाजिन को फंसा सके। अगले दिन ग्वांगपियो स्कूल पहुंचता है और ह्वाजिन पर अपने बेटे के साथ हिंसा करने का आरोप लगा देता है। वह उस मंत्री चोई गैंगसुक को भी बुलाता है जिसने ERPB की स्थापना की थी, लेकिन ह्वाजिन इन आरोपों को नकार देता है और ग्वांगपियो की ताकत से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। इसी बीच जोंग ह्यूंग के दोस्त क्यंग-मिन को पीटते हैं। उन्हें लगता है कि उसी ने उनकी शिकायत ERPB से की है। बुरी तरह टूट चुका क्यंग-मिन फिर से इमारत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ह्वाजिन समय रहते उसे बचा लेता है। वह क्यंग-मिन को समझाता है कि हार मानने के बजाय उसे लड़ना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए और अपने माता पिता या शिक्षकों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन क्यंग-मिन का कहना है कि जोंग ह्यूंग इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। दूसरी तरफ ग्वांगपियो सीधे मंत्री गैंगसुक के दफ्तर पहुंचता है और ERPB को बंद करने की मांग करता है। वह मंत्री को धमकी देता है और साफ कहता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ समय बाद ग्वांगपियो एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होता है। तभी पत्रकारों को उसके खिलाफ कई गुप्त जानकारियां मिलने लगती हैं। रिश्वतखोरी, यौन उत्पीड़न और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब पत्रकार ग्वांगपिल से इन आरोपों के बारे में सवाल पूछने लगते हैं तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक ऑडिटोरियम में गैंगसुक से मिलता है और समझ जाता है कि ERPB ने ही उसके सारे काले कारनामों को उजागर किया है ताकि जून ह्यूंग को उसके किए की सजा मिल सके। इसके बाद ग्वांगपिल की छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही डे सॉक की मौत में जून ह्यूंग की भूमिका और उसके सालों पुराने बुलिंग के कारनामे भी सबके सामने आ जाते हैं। इसके बाद गैंगसुक ह्वाजिन से कहता है कि अब इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उधर स्कूल में हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अपने पिता के पतन के बाद जून ह्यूंग खुद उसी तिरस्कार का शिकार बन जाता है जो कभी वह दूसरों पर थोपता था। क्यंग-मिन को इस बात का अफसोस होता है कि वह डे सॉक के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन ह्वाजिन उसे समझाता है कि उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने डे सॉक की जिंदगी बर्बाद की। अपमान और गुस्से से भरा जून ह्यूंग बदला लेने
लेने की ठान लेता है। वह अपने ही पुराने दोस्तों को क्लासरूम के अंदर बंद करके आग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। तभी ह्वाजिन वहां पहुंच जाता है। वह गलियारे में आग लगा देता है और जून ह्यूंग को मजबूर करता है कि वह अपने कर्मों का सामना करे। हालात बिगड़ते देख जून ह्यूंग का सारा घमंड टूट जाता है। वह रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। तब ह्वाजिन उसे याद दिलाता है कि उसी ने डे सॉक को उस हद तक पहुंचाया था जहां उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि डे सॉक और उसके पिता ने पहले भी जून ह्यूंग की शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच करने से साफ इनकार कर दिया था। ग्वांगपिल के प्रभाव की वजह से डे सॉक के पिता का कारोबार भी बर्बाद हो गया। अपने पिता को लगातार संघर्ष करते देख डे सॉक खुद को बोझ समझने लगा और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वर्तमान में लौटकर ह्वाजिन जून ह्यूंग से कहता है कि अब उसे अपने किए हुए हर काम के पछतावे के साथ जीना होगा। इसके बाद जून ह्यूंग और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और डे सॉक का मामला दोबारा खोला जाता है। क्यांग मिन बताता है कि उस दिन के बाद उसने ह्वाजिन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन डेहान हाई स्कूल के छात्र आज भी उन बुलियों को याद करते हैं जिन्हें आखिरकार अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। एपिसोड के आखिर में गैंग सुक और ह्वाजिन चोई गायंग की कब्र पर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। सच कहें तो टीच यू अ लेसन नेटफ्लिक्स के नए के ड्रामा की शुरुआत बेहद दमदार तरीके से करता है। सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही कहानी इतनी दिलचस्प लगने लगती है कि आगे क्या होगा यह जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बुलिंग का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। यह समस्या काफी गंभीर रही है और पिछले कुछ सालों में इस विषय पर कई ड्रामे और शो बनाए गए हैं। अभी तक हमने केवल ह्वाजिन और गैंग सुक को देखा है, लेकिन आगे चलकर टीम के और सदस्यों से भी परिचय होने की पूरी संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच। आपसे एपिसोड 2 में फिर मिलता हूं। टीच यू अ लेसन के दूसरे एपिसोड की शुरुआत जून ह्यूंग से जुड़ी घटना के पूरे इंटरनेट पर वायरल होने से होती है। उसके और उसके दोस्तों द्वारा छात्रों को परेशान करने वाले वीडियो, साथ ही ह्वाजिन द्वारा बुलियों को सबक सिखाने वाले दृश्य भी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। जहां आम लोग ERPB की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं छात्र अधिकारों के लिए काम करने वाले कुछ संगठन इस ब्यूरो को बंद करने की मांग करने लगते हैं। गैंग सुक मजाकिया अंदाज में ह्वाजिन को डांटता है कि वह छात्रों के सामने बुलियों की पिटाई करते समय थोड़ा संभल कर काम करे, क्योंकि अब हर कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है। बाद में वह मीडिया से बात करते हुए साफ कह देता है कि ERPB को बंद नहीं किया जाएगा। उसके मुताबिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बुलिंग की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वह वादा करता है कि देश के हर बुली को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के कुछ नेता इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि गैंग सुक ने अपनी ही पार्टी के सदस्य ग्वांगपिल के खिलाफ कदम उठाया है। उन्हें चिंता होने लगती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काम कर रहा ERPB भविष्य में उनकी राजनीति के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बाद कहानी बोंग क्यंगडे नाम के एक छात्र पर आ जाती है जो गियोअनन हाईटेक स्कूल में दाखिला लेता है। यह स्कूल भविष्य के गैंगस्टर तैयार करने के लिए बदनाम है और ज्यादातर शिक्षक यहाँ पढ़ाने से बचते हैं। स्कूल में बुलिंग से बचने के लिए क्यंगडे इमबोम नाम के लड़के को अपनी सुरक्षा के लिए पैसे देता है, लेकिन पहले ही दिन वह अलग अलग विभागों के छात्रों के बीच होने वाली लड़ाई में फंस जाता है। वहीं ह्यूंगजू उसे बताता है कि ये सारी लड़ाइयाँ ग्वान ह्युक नाम के उभरते हुए गैंगस्टर का ध्यान खींचने के लिए हो रही हैं। कुछ समय बाद इमबोम को ग्वान ह्युक का संदेश मिलता है और वह समझता है कि उसे गैंग में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। उधर उसका प्रतिद्वंद्वी सियोंग क्वोन अपने साथी से नाराज होता है और नए छात्रों ह्यूंगजू और क्यंगडे को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता है। वह घोषणा करता है कि जो हारेगा वही सबका पंचिंग बैग बनेगा। ह्यूंगजू जानबूझकर मुकाबला हार जाता है और क्यंगडे डर के मारे यह सब देखता रहता है, जबकि बाकी छात्र ग्वान ह्युक को प्रभावित करने के लिए ह्यूंगजू को पीटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान स्कूल का एक शिक्षक ग्वान ह्युक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ह्वाजिन और ERPB से मदद मांगता है। उसकी आलीशान जिंदगी देखकर छात्र अपराध की राह पर चलने लगे हैं। अगले दिन ह्वाजिन स्कूल पहुंचता है, ह्यूंगजू से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि बुलियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं उसकी मुलाकात क्यंगडे से भी होती है, जो असल में ERPB का डिप्टी डायरेक्टर है और छात्र बनकर गुप्त जांच कर रहा है। वह जानबूझकर खुद को परेशान होने देता है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। ह्वाजिन उसे छात्रों को उकसाकर जिम में इकट्ठा करने का निर्देश देता है। जब सभी वहां पहुंचते हैं तो ह्वाजिन उन्हें बैठने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तब वह चुनौती देता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो पहले उसे हराकर दिखाए। सारे छात्र एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ह्वाजिन अकेले ही
सबको हरा देता है। इसके बाद वह स्कूल में सख्त नियम लागू कर देता है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाई का शेड्यूल तय किया जाता है ताकि छात्रों का छूटा हुआ समय पूरा हो सके। जब शिक्षक पढ़ाने आता है तो छात्र बहाना बनाते हैं कि उनके पास किताबें नहीं हैं। ख्वाजिन उन छात्रों को भी सजा देता है जो समय पर नोट्स लिखकर पूरे नहीं कर पाते। बाद में वह उन्हें गैराज में ले जाकर कार रिपेयर करना सिखाता है ताकि वे कुछ व्यावहारिक कौशल भी सीख सकें। लेकिन सियोंग क्वोन और इम बोम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तब ख्वाजिन उन्हें एक ऐसी कार में बैठाकर पूरे कैंपस में तेज रफ्तार घुमाता है जिसकी एक तरफ का दरवाजा ही नहीं होता। गिरने के डर से दोनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है और आखिरकार वे शांत हो जाते हैं। यह देखकर बाकी छात्र ख्वाजिन से प्रभावित होने लगते हैं। उधर गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी ख्वाजिन के अतीत की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि ख्वाजिन पहले सेना में काम कर चुका है, लेकिन उससे जुड़ी बाकी जानकारी लगभग गायब है और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी उसकी फाइलों की सुरक्षा कर रही है। उस रात सियोंग क्वोन और इम बोम चुपके से स्कूल से बाहर निकलकर ग्वान सुक से मिलने की योजना बनाते हैं। तभी अचानक क्यंग डे उनके सामने आता है और उन्हें भागने के लिए जरूरी सामान देता है। दोनों उसे भी अपने साथ ले जाते हैं और एक क्लब पहुंचते हैं जहां ग्वान सुक इम बोम का इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर इम बोम शिकायत करता है कि ख्वाजिन और ERPB छात्रों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं और उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। अगले दिन सियोंग वॉन और इम बोम ग्वान सुक को अपने साथ स्कूल लेकर आते हैं। ग्वान सुक मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधे जिम के अंदर प्रवेश करता है। उसे देखकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसका सामना ख्वाजिन से होता है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे उसने ख्वाजिन को हरा दिया हो। छात्र समझते हैं कि ख्वाजिन अब मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वह दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर ख्वाजिन खुलासा करता है कि यह पूरा घटनाक्रम उसी की बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उसका मकसद ग्वान ह्युक को सबके सामने उदाहरण बनाना था। इसके बाद वह ग्वान ह्युक को बार बार माथे पर उंगली से मारते हुए उसकी पिटाई करता है और आखिरकार उसे बेहोश कर देता है। उधर एक स्थानीय न्यूज चैनल पर गैंग सुक और उसका राजनीतिक विरोधी आमने सामने बहस कर रहे होते हैं। विरोधी नेता आरोप लगाता है कि ERPB छात्रों पर सैन्य तरीके अपना रहा है और इसी वजह से ख्वाजिन जैसे पूर्व सैनिक को नियुक्त किया गया है। लेकिन गैंग सुक उसका जवाब देते हुए कहता है कि ख्वाजिन का इस्तेमाल छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूलों में छिपे असली राक्षसों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच ख्वाजिन का सामना ग्वान ह्युक के गैंगस्टर साथियों से होता है। स्कूल के छात्र अपनी आंखों से देखते हैं कि वह अकेले ही उन सभी अपराधियों से भिड़ जाता है। वे लोग अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख्वाजिन किसी को मौका नहीं देता। स्कूल का गैराज देखते ही देखते पूरी तरह युद्ध का मैदान बन जाता है और हर कोई समझ जाता है कि ख्वाजिन किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। यह सब देखकर सियोंग वॉन और इम बोम डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्वान ह्युक भी बुरी तरह घबरा जाता है। ख्वाजिन दोनों लड़कों को आदेश देता है कि वे ह्युंगजू से माफी मांगे, जिसे वे लंबे समय से परेशान करते आ रहे थे। ह्युंगजू ये सब सुनकर भावुक हो जाता है और रोते हुए ख्वाजिन का धन्यवाद करता है। इसके बाद ख्वाजिन सियोंग वॉन और इम बोम को साफ शब्दों में कहता है कि अगर उनका पढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं है तो उन्हें स्कूल आना ही बंद कर देना चाहिए। कम से कम वे उन छात्रों की राह में रुकावट न बने जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ गैंग सुक घोषणा करता है कि ERPB ने गियोनन हाईटेक स्कूल में फैली गैंग संस्कृति को खत्म करने में सफलता हासिल कर ली है। छात्रों को अपने टैटू हटाने पड़ते हैं, जबकि ग्वान ह्युक और कई दूसरे अपराधी छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है। नए नियमों के तहत स्कूल में धूम्रपान और मोटरसाइकिल चलाने पर भी रोक लगा दी जाती है। इन बदलावों के बाद ह्युंगजू आखिरकार बिना डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है। वहीं पहली बार ERPB की पूरी टीम एक साथ दिखाई देती है। बाद में क्यंग डे मजाक में बताता है कि अंडरकवर मिशन के दौरान उसने काफी पैसे खर्च कर दिए। गैंग सुक उसे खर्चों की पूरी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहता है, जबकि ख्वाजिन उसे छेड़ने लगता है। एपिसोड के अंत में गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी गायंग के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें देखता है, जिनमें ख्वाजिन और गैंग सुक दोनों मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर यह एपिसोड भी पहले एपिसोड की तरह काफी दमदार और रोमांचक रहा। सबसे यादगार दृश्य वह था जब बारिश के बीच काले सूट में ख्वाजिन ने गैंगस्टरों की जमकर धुनाई की। एपिसोड के अंत से अब यह लगभग साफ हो जाता है कि गायंग ख्वाजिन की पत्नी और गैंग सुक की बेटी थी। यही वजह लगती है कि दोनों ने ERPB की शुरुआत की और बुलिंग के खिलाफ इतनी मजबूत लड़ाई छेड़ी। हालांकि क्यंग डे की असली मंशा अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। ऊपर से वह एक मासूम छात्र जैसा दिखाई देता है, इसलिए आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि उसके किरदार में और क्या राज छिपे हुए हैं। ह्युंगजू के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती भी देखने लायक है। संभव है कि उसने भी कभी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बुलिंग की वजह से खोया हो। वहीं गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी भी काफी खतरनाक इंसान नजर आता है। अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर लगता है कि उसके अतीत में भी कई राज दफन है। शायद यही कारण है कि वह किसी भी कीमत पर ERPB को बंद करवाना चाहता है। ऐसा भी लगता है कि जब तक उसे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती वह रुकने
वाला नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे एपिसोड 3 में फिर मिलता हूँ। टीच यू अ लेसन के तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। जब गायोन अभी जिंदा थी, वाजिन सेना से छुट्टी लेकर वापस आया हुआ होता है और गायोन उसके साथ पार्क में टहल रही होती है। तभी वह कुछ छात्रों को पार्क में सिगरेट पीते हुए देखती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर वाजिन उसके प्रति गर्व महसूस करता है। इसके बाद कहानी गायोन की हत्या के मुकदमे की तरफ बढ़ती है। अदालत में अंतिम बयान देते हुए चोई गायुल्चो कहता है कि उसने गायोन की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उससे प्यार करता था। चूंकि वह नाबालिग होता है, इसीलिए अदालत उसे केवल 2 से 4 साल की सजा सुनाती है। यह फैसला सुनकर हवाजिन पूरी तरह टूट जाता है और कोर्ट के बाहर गायुल्चो को कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगसुक अपनी गाड़ी बीच में लाकर उसे रोक देता है। बाद में वह हवाजिन से अकेले में बात करता है और उसे धैर्य रखने के लिए कहता है। साथ ही वह बताता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद वह ERPB नाम की एक नई संस्था बनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान समय में हवाजिन, गैंगसुक और ग्वांडे एक नए मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं। यह मामला सोयोन गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका से जुड़ा है जिसने खुदकुशी कर ली थी। उस पर एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। हवाजिन का मानना है कि बिना किसी सही जांच के केवल वायरल वीडियो के आधार पर उस शिक्षिका को दोषी मान लिया गया। ग्वांडे बताता है कि हान येरी नाम की एक छात्रा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर है और उसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लास के दौरान येरी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, तभी उसकी शिक्षिका जांग सोनयुन उसे फोन इस्तेमाल करने से मना करती है। इस बात से नाराज होकर येरी एक वीडियो एडिट करती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मिस जांग एक छात्रा को परेशान कर रही हो, जबकि असल में वह उसके बालों में चिपकी च्यूइंग गम निकालने में मदद कर रही थी। येरी के क्लास टीचर मिस्टर को यंगसू उससे वीडियो हटाने की बात करते हैं, लेकिन इसके जवाब में येरी एक और वीडियो अपलोड कर देती है जिसमें वह मिस्टर को पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है और भारी दबाव के चलते मिस्टर को नौकरी छोड़नी पड़ती है। बाद में वह अपनी जान दे देते हैं, जबकि उनकी पत्नी भी ऑनलाइन लोगों की नफरत और अपमान का शिकार बन जाती है। जब मिस जांग इस बारे में येरी से सवाल करती हैं, तब येरी कैमरे के सामने ऐसा दिखाती है जैसे मिस्टर को ने वास्तव में उसके साथ गलत हरकत की थी। वह पूरी बातचीत की लाइव स्ट्रीम भी कर देती है। इसके बाद मिस जांग भी येरी के फॉलोअर्स के निशाने पर आ जाती हैं। हालात संभालने के लिए स्कूल का प्रिंसिपल येरी से दोनों वीडियो हटाने की विनती करता है और बदले में उसके इन्फ्लुएंसर करियर को सपोर्ट करने का वादा करता है। इसके बदले में येरी मांग करती है कि मिस जांग को उनकी क्लास की होमरूम टीचर बनाया जाए। वर्तमान में लौटकर हवाजिन गैंगसुक को बताता है कि उसने अपनी टीम में एक नई सदस्य को शामिल किया है। उसका नाम इमहान रिम है जो पहले सेना में काम कर चुकी है। गैंगसुक उसे इस केस पर नजर रखने का जिम्मा देता है, जबकि ग्वांडे तकनीकी सहायता संभालता है। सोयोन गर्ल्स स्कूल में मिस जांग हान रिम को एक प्रशिक्षु शिक्षिका के रूप में छात्रों से मिलवाती है। स्कूल पहुंचते ही हान रिम नोटिस करती है कि येरी और उसकी सहेलियां मिस जांग के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। जब येरी लाइव स्ट्रीम बंद करने से इनकार कर देती है तो हान रिम उसका फोन तोड़ देती है। कुछ ही देर बाद हवाजिन स्कूल पहुंचता है और घोषणा करता है कि ERPB इस स्कूल की जांच कर रहा है। वहीं हान रिम खुद को एक निरीक्षक के रूप में परिचित कराती है। शिक्षा मंत्रालय पूरे स्कूल में कैमरे और निगरानी उपकरण लगवा देता है। इसके अलावा हान रिम छात्रों के फोन जब्त कर लेती है और ग्वांडे की मदद से उनके छिपाए हुए अतिरिक्त फोन भी बरामद कर लेती है। दूसरी तरफ हवाजिन शिक्षकों से बात करता है और उनसे छात्रों द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न की जानकारी देने को कहता है। हालांकि प्रिंसिपल दावा करता है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हवाजिन बाकी शिक्षकों को भरोसा दिलाता है कि वे ERPB के सामने सच बोल सकते हैं। बाद में हान रिम हवाजिन और ग्वांडे से कैफेटेरिया में मिलती है। दोनों पूर्व सैनिक पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत करते हैं और साथ ही ग्वांडे को मजाक में छेड़ते भी हैं। उसी दिन हान रिम येरी को बाकी छात्रों के साथ मिलकर क्लासरूम साफ करने के लिए मजबूर करती है। इसी दौरान एक अन्य छात्रा मिस जांग और हान रिम की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन हान रिम को ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि येरी और उसकी सहेलियां लंबे समय से मिस जांग का ऑनलाइन मजाक उड़ाती रही हैं और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। ये सच सामने आने के बाद हान रिम उन छात्रों को सजा देती है। साथ ही कई छात्र येरी के उन आरोपों पर भी सवाल उठाने लगते हैं जो उसने मिस्टर को के खिलाफ लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ मिस जांग लगातार हो रही ऑनलाइन बदसलूकी और साइबर बुलिंग की वजह से मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान दिखाई देती हैं। इसके बाद मिस यंग इतनी टूट चुकी होती हैं कि वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। वह एक दोस्त से नई नौकरी के बारे
बारे में बात करती है, लेकिन उसका दोस्त भी घुमा फिराकर उन्हीं अफवाहों का जिक्र कर देता है जो उनके बारे में फैल चुकी हैं। तभी अचानक येरी और उसकी सहेली मिस यंग के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती हैं। हान रिम को यह सब देखकर शक होता है। उसे लगता है कि दोनों लड़कियां कोई नया खेल खेल रही हैं, लेकिन मिस यंग मान लेती हैं कि शायद ईआरपीबी के आने के बाद बच्चों का रवैया सच में बदल रहा है। एक शाम येरी मिस यंग को अपने लाइव स्ट्रीम में आने का न्योता देती है। वह चाहती है कि मिस यंग सबके सामने कहें कि ईआरपीबी छात्रों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। यह बात मिस यंग पर इतना दबाव डालती है कि स्कूल में ही उन्हें घबराहट का दौरा पड़ जाता है। तभी हुआजिन उनके पास आता है और उन्हें संभालने की कोशिश करता है। वह गा यंग की कहानी भी बताता है जिसकी एक छात्र के हाथों मौत हो गई थी। हुआजिन यह भी बताता है कि इस मामले में ईआरपीबी इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कुछ छात्रों ने खुद उनसे संपर्क करके मिस यंग की सुरक्षा की मांग की थी। यह संदेश पढ़कर मिस यंग भावुक हो जाती है। हुआजिन उन्हें समझाता है कि हर छात्र बुरा नहीं होता और उन्हें उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में उनकी परवाह करते हैं। अगले दिन मिस यंग पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। वह येरी को सामने बुलाती हैं और एक गणित का सवाल हल करने के लिए कहती हैं। जब वह जवाब नहीं दे पाती तो मिस यंग उसे सजा देती हैं और साफ कह देती हैं कि अब वह छात्रों से डरकर नहीं रहेंगी। वह तब तक क्लास खत्म करने से इनकार कर देती हैं जब तक येरी सवाल हल नहीं कर लेती। हान रिम यह देखकर खुश होती है कि आखिरकार मिस यंग ने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है। दूसरी तरफ येरी सोशल मीडिया के जरिए फिर से मिस यंग के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गोंडे उसका अकाउंट ही हटा देता है और वह वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि मिस्टर को पर लगाया गया आरोप पूरी तरह झूठा था और येरी ने खुद पूरी कहानी रची थी। सच सामने आते ही येरी की दुनिया बिखर जाती है। गुस्से और निराशा में वह मिस यंग के अपार्टमेंट पहुंचती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वह मिस यंग को हर बात का जिम्मेदार ठहराती है और उन पर हमला कर देती है। हाथापाई के दौरान मिस यंग बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन ठीक समय पर हुआजिन पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। उसी वक्त हान रिम येरी को चाकू फेंकने का आदेश देती है। जब वह नहीं मानती तो हान रिम अपने हाथ से ही चाकू की धार पकड़ लेती है और उसे काबू कर लेती है। वह येरी से कहती है कि अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनके परिणामों का सामना करना सीखो। कुछ समय बाद गोंडे हान रिम के घायल हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है, जबकि हुआजिन भी सिर से बहते खून के साथ आराम कर रहा होता है। अगले दिन गंगसुक इस पूरे मामले के नतीजों की जानकारी देता है और घोषणा करता है कि अब ईआरपीबी छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। इसी बीच गंगसुक का राजनीतिक विरोधी और उसके साथी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं। उनका इरादा यह साबित करना है कि गंगसुक और हुआजिन ईआरपीबी को निजी बदले की भावना से चला रहे हैं। उनका दावा है कि यह पूरा संगठन गायंग की मौत का बदला लेने के लिए बनाया गया है। कहानी अब हर एपिसोड के साथ और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि विपक्षी नेताओं के असली इरादे अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं। यह समझना मुश्किल है कि क्या वे दक्षिण कोरिया में स्कूल बुलिंग की गंभीरता को नहीं समझते या फिर उनके पीछे कोई और मकसद छिपा है। जहां तक ईआरपीबी का सवाल है, उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह कहना कि वह सिर्फ गायंग का बदला लेने के लिए बना है थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब तक जिन पीड़ितों की मदद की गई है उनमें छात्र भी शामिल रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान खींचती है, हुआजिन, गंगसुक और अब हान रिम भी अक्सर ग्वोंडे को छेड़ते रहते हैं। ऊपर से देखने पर यह मजाक लगता है, लेकिन बेचारा ग्वोंडे हमेशा विनम्र और सीधा सादा दिखाई देता है। कई बार तो उसे देर रात तक काम भी करना पड़ता है। हालांकि हो सकता है मैं इस बात को जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ और असल में यह सब उनके बीच की दोस्ती और अपनापन ही हो। 3 एपिसोड पूरे होने के बाद इतना तो साफ है कि यह सीरीज लगातार मनोरंजन कर रही है। अब यह देखने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि ईआरपीबी आगे क्या कदम उठाएगा और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब किस तरह देगा। अगले अध्याय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी। टीच यू अ लेसन के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब गैंगसुक और ईआरपीबी की पूरी टीम विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। इसी दौरान गैंगसुक की नजर ग्वान डे पर पड़ती है, जो किसी दूसरी टीम में ट्रांसफर होने के लिए आवेदन लिख रहा होता है। गैंगसुक उसका आवेदन तुरंत खारिज कर देता है और कहता है कि अगर ट्रांसफर चाहिए तो कोई ढंग की वजह बतानी होगी। इसके बाद टीम को चुकमोंग फॉरेन लैंग्वेज हाई स्कूल का एक मामला मिलता है। उन्हें एक वीडियो भेजा जाता है जिसमें एक छात्र अपने शिक्षक पर हमला करता दिखाई देता है। मामले की जांच
के लिए हुआ जिन, हान रिम और ग्वान डे स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते में ग्वान डे बताता है कि मिस्टर चुन सांगयू की पढ़ाने की शैली की वजह से ये स्कूल देश के सबसे अच्छे फॉरेन लैंग्वेज स्कूलों में गिना जाता है। हान रिम और ग्वान डे तब हैरान रह जाते हैं जब हुआ जिन मिस्टर चुन की तारीफ करता है और बताता है कि EBS ट्रेनिंग के दौरान उनके ऑनलाइन लेक्चर्स ने उसकी बहुत मदद की थी। अकेले में हुआ जिन मिस्टर चुन से उस हमले के बारे में पूछता है, लेकिन वह इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। हुआ जिन कई लोगों से बात करता है मगर उसे समझ नहीं आता कि छात्र ने अपने शिक्षक पर हमला क्यों किया। तभी ग्वान डे बताता है कि ह्योंग उन क्लास का सबसे होशियार छात्र है। यही बात पूरे मामले को और भी अजीब बना देती है। बाद में हान रिम ह्योंग उन से बात करती है और उसके माता पिता से संपर्क करने की धमकी देती है। ये सुनकर ह्योंग उन गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हान रिम उसे तुरंत रोक देती है। उधर मिस्टर चुन हुआ जिन को बताते हैं कि उन्होंने पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त क्लास शुरू की थी। क्योंकि ह्योंग उन पढ़ाई में पहले से ही बहुत अच्छा था, इसलिए उसे ये क्लास समय की बर्बादी लगती थी। मिस्टर चुन यह भी बताते हैं कि एक बार PTA मीटिंग में उसके माता पिता नहीं आए थे, इसलिए वह खुद उनके घर गए थे। लेकिन उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उसके बाद ह्योंग उन अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गया। दूसरी तरफ ह्योंग उन हान रिम को अपनी कहानी सुनाता है। उसका कहना है कि मिस्टर चुन जानबूझकर उसका नुकसान कर रहे हैं। वह बताता है कि शिक्षक के उसके घर आने के कुछ समय बाद उसके परिवार का रेस्टोरेंट बंद हो गया था। इतना ही नहीं, उसका निजी ट्यूटर भी पढ़ाना छोड़ गया था। ठीक उसी समय जब मिस्टर चुन को उस ट्यूशन के बारे में पता चला, हान रिम को लगने लगता है कि शायद कहानी का दूसरा पहलू भी है। वह हुआ जिन से कहती है कि शायद वह गायोन वाली घटना की वजह से हमेशा शिक्षकों का पक्ष लेता है। इसी बीच एक दिन ग्वान डे ह्योंग उन और मिस्टर चुन के बीच का रिश्ता समझने की कोशिश करता है। वह ह्योंग उन की पुरानी अकादमी में जाता है, लेकिन वहां का ट्यूटर कोई जानकारी देने से मना कर देता है। वहीं उसकी मुलाकात ह्योंगजू, सोंगवॉन और इम्ब्योम से होती है। ग्वान डे ये देखकर खुश होता है कि तीनों अब पहले से बेहतर तरीके से साथ रह रहे हैं। उस रात ग्वान डे देखता है कि हान रिम लगातार दौड़ रही है और अपने मन की भड़ास निकाल रही है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हुआ जिन स्कूल के गुंडों से हान रिम को बचाता है और उसे सिखाता है कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में लौटकर हान रिम उसी सलाह के बारे में सोचती है। अगले दिन हुआ जिन सीधे मिस्टर चुन का सामना करता है। वह बताता है कि उनकी क्लास के ज्यादातर छात्र अमीर परिवारों से आते हैं और एक ही नामी अकादमी में पढ़ते हैं। वह यह भी बताता है कि ह्योंग उन हमेशा उन छात्रों से बेहतर नंबर लाता है जो महंगे कोचिंग सेंटर और उन्हीं खास क्लासों में जाते हैं जिनकी सलाह मिस्टर चुन देते हैं। फिर हुआ जिन एक बड़ा आरोप लगाता है। उसका कहना है कि अगर ह्योंग उन को सस्पेंड कर दिया जाए तो जंग सुजून नाम की एक अमीर छात्रा टॉप 10 में पहुंच जाएगी। इसके बाद वह एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि मिस्टर चुन पहले येरी को भी पढ़ा चुके हैं और उन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने येरी और ह्योंग उन दोनों को अमीर और ताकतवर परिवारों के बच्चों के फायदे के लिए पीछे धकेलने की कोशिश की। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हुआ जिन जेल में येरी से मिलता है और उसे मिस्टर चुन की चालों के बारे में पता चलता है। वर्तमान में लौटकर मिस्टर चुन पहले तो सारे आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ह्योंग उन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनका चेहरा बदल जाता है। कुछ समय बाद सुजून की माँ उनसे अकेले में मिलती है और पूछती है कि उनकी बेटी को टॉप 10 में पहुंचाने का क्या इंतजाम किया गया है। मिस्टर चुन उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब संभाल लिया जाएगा। फिर वह उसे आने वाली परीक्षा का उत्तर पत्र दे देते हैं। उसी समय हान रिम अपनी नाराजगी ग्वान डे पर निकालती है। तब ग्वान डे उसे बताता है कि हुआ जिन ने कभी सच में मिस्टर चुन की तारीफ नहीं की थी, वह सिर्फ उनसे जानकारी निकलवाने के लिए ऐसा कर रहा था। यह सुनकर हान रिम को अपनी सोच पर पछतावा होता है। बाद में वह हुआ जिन से बात करती है, लेकिन हुआ जिन उसे खुद को दोष न देने की सलाह देता है। साथ ही चेतावनी देता है कि मिस्टर चुन कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं। लेकिन तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और पिछली ERPB जांचों के दौरान छात्रों पर हमला करने के आरोप में हुआ जिन और हान रिम दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री पर भी छापा पड़ जाता है और गंगसुक की जांच शुरू हो जाती है। उस पर झूठे टैक्स चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ERPB बनाया है। हुआ जिन को पूरा यकीन होता है कि इसके पीछे मिस्टर चोंग का हाथ है। वह समझ जाता है कि चोंग चाहता है कि वे लोग परीक्षा खत्म होने तक हिरासत में ही रहें। उधर हिरासत में बैठे गंगसुक, हुआ जिन और हान रिम के साथ ग्वान डे भी मौजूद होता है। वहीं गंगसुक ग्वान डे की ट्रांसफर वाली अर्जी मंजूर कर देता है। अगले दिन सू जोंग बड़े भरोसे के साथ परीक्षा देने पहुंचती है क्योंकि उसने पहले से सारे जवाब याद कर रखे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर चोंग को पता चलता है कि पूरे हफ्ते में सू जोंग ने जो भी पेपर दिए थे उन सबको 0 नंबर मिले हैं। कुछ देर बाद गंगसुक, हुआ जिन और हान रिम रिहा हो जाते हैं। गंगसुक बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में चला जाता है, जबकि हुआ जिन और हान रिम वापस चुकमंग फॉरेन लैंग्वेज हाई स्कूल पहुंचते हैं। तभी मिस्टर चोंग अचानक परीक्षा रुकवाने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी ने प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ की है। फिर पता चलता है कि जिस रात हुआ जिन और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसी रात गंगसुक और हुआ जिन के कहने पर ग्वान डे ने प्रश्न पत्र बदल दिए थे। उसने चोंग और सू जोंग की माँ की बातचीत सुन ली थी, इसलिए
लिए उसने सवालों का क्रम बदल दिया था, जिससे उत्तर पुस्तिका बेकार हो गई। अब मिस्टर चोंग आरोपों से साफ इनकार करता है, लेकिन हुआ जिन और हान रिम सूजोंग की उत्तर पत्रिका सबूत के तौर पर सबके सामने रख देते हैं। इसके बाद वे एक रिकॉर्डिंग भी चला देते हैं, जिसमें चोंग सूजोंग की मां से उसकी बेटी की मदद करने के बदले पैसे लेते हुए सुनाई देता है। इतना सब सामने आने के बाद भी चोंग अपनी गलती नहीं मानता। तभी हान रिम उसे सबक सिखाती है। वहीं सूजोंग अपने हाथ पर लिखे जवाब मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन हान रिम उसे रोक देती है। उधर बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में गंगसुक का राजनीतिक विरोधी ERPB के खिलाफ गवाह और सबूत पेश करता है। जवाब में गंगसुक चुकमोंग स्कूल की जांच के नतीजे सबके सामने रख देता है। वह मिस्टर चोंग के सारे कारनामों का पर्दाफाश कर देता है और यह भी बताता है कि ली चोरयोंग ने भी चोंग को रिश्वत दी थी। गंगसुक साफ कहता है कि ERPB का मकसद हर पीड़ित की मदद करना है, चाहे वह शिक्षक हो या छात्र। इसके बाद मिस्टर चोंग गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिन माता पिता ने उसे रिश्वत दी थी उनकी भी जांच शुरू हो जाती है और उन पर देश छोड़ने की पाबंदी लगा दी जाती है। बाद में ह्योंग उन हान रिम और ERPB टीम का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसकी मदद की। इसके बाद हुआ जिन मिस्टर चोंग को यीरी से मिलवाने ले जाता है। वहाँ यीरी अपने पुराने शिक्षक पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसकी लालच ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरी राय में एपिसोड 4 ने कहानी को काफी दिलचस्प मोड़ दिया। इस केस को देखना मजेदार था, क्योंकि हान रिम की तरह मुझे भी कुछ समय के लिए ह्योंग उन पर शक होने लगा था। हुआ जिन का बार बार मिस्टर चोंग की तारीफ करना भी थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे वह उसकी लालच और चालाकियों को नजरअंदाज कर रहा हो। ग्वान डे का किरदार मुझे अभी भी सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। वह ERPB टीम में अच्छी तरह घुल मिल गया है, लेकिन फिर भी उसे देखकर कई बार बुरा लगता है, खासकर जब वह ह्योंग उन और उसके दोस्तों को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे अपने हमउम्र दोस्तों की कमी महसूस होती हो। इस एपिसोड में हमें हान रिम का अतीत भी देखने को मिला और पता चला कि स्कूल के दिनों में जब उसे तंग किया जाता था तब हुआ जिन ने उसकी मदद की थी। वहीं गंगसुक को अपने विरोधी के समर्थक की पोल खोलते देखना भी काफी मजेदार था। मुझे अब भी लगता है कि गंगसुक का राजनीतिक विरोधी कोई बड़ा राज छिपा रहा है। शायद यही वजह है कि वह ERPB को खत्म करने के पीछे इतना पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे कहानी अपने बीच के हिस्से की तरफ बढ़ रही है, टीच यू अ लेसन बिल्कुल भी धीमी पड़ती नहीं दिख रही। आगे क्या होगा यह देखने का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी। एपिसोड 5 की शुरुआत ह्योंगजिन एलिमेंट्री स्कूल से होती है, जहां पहली क्लास की टीचर चोई जी सुंग प्लेरूम में फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा करने से पहले वह अपनी मां को एक मैसेज भेजती है और कहती है कि उसकी डायरी जरूर पढ़ना। तभी ना हान रिम वहां पहुंच जाती है और जी सुंग का मानसिक स्वास्थ्य टेस्ट करवाती है। रिपोर्ट देखने के बाद हान रिम उसे बताती है कि उसका तनाव बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और उसे कुछ समय के लिए काम से दूर रहकर इलाज करवाना चाहिए। उसका मानना है कि यही जी सुंग की जान बचा सकता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जी सुंग की मां ERPB के पास शिकायत लेकर गई थी और अपनी बेटी की डायरी उन्हें सौंप दी थी। वापस वर्तमान में आते हैं, जहां जी सुंग को पता चलता है कि उसके इलाज के दौरान उसकी जगह हवाजिन क्लास संभालेगा। स्कूल में आते ही हवाजिन को छोटे बच्चों को संभालने में काफी परेशानी होती है। कुछ ही दिनों में वह समझ जाता है कि एक टीचर की नौकरी बाहर से जितनी आसान लगती है, असल में उतनी है नहीं। इसके बाद कहानी फिर अतीत में जाती है। जब जी सुंग ने पहली बार ह्योंगजिन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था, तभी उसकी मुलाकात यूजिन की मां से हुई थी। शुरुआत में वह सिर्फ अपने बेटे का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मांगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मैसेज अजीब और परेशान करने वाले होने लगे। वह स्कूल के समय के बाद भी लगातार जी सुंग को मैसेज करती रहती, यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी देखने लगी और उसकी निजी जिंदगी पर भी टिप्पणी करने लगी। जी सुंग ने इस बारे में प्रिंसिपल को बताया, लेकिन उन्होंने माता पिता को नाराज करने के डर से उसे सब कुछ नजरअंदाज करने को कहा। लगातार हो रही इस परेशानी के बावजूद जी सुंग ने हार नहीं मानी। वह यूजिन की मदद करती रही और उसके लिए एक खास प्ले रूम भी तैयार किया ताकि वह दूसरों के साथ घुल मिल सके। समय के साथ यूजिन दूसरे बच्चों के साथ सहज होने लगा और यह देखकर जी सुंग बहुत खुश हुई। लेकिन एक दिन एक बच्चा गलती से यूजिन को धक्का दे देता है। गुस्से में यूजिन उसे मार देता है। इसके बाद दोनों बच्चों की माओं को स्कूल बुलाया जाता है। वहाँ यूजिन की माँ बहुत घमंडी रवैया दिखाती है और दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दूसरे बच्चे की माँ कहती है कि वह इस मामले को आगे तक ले जाएगी और जी सुंग से मांग करती है कि यूजिन को उसकी हरकत के लिए सजा
सजा दी जाए। जब यूजिन अपने व्यवहार को सुधारने का कोई वादा नहीं करता, तब उसकी माँ और भी आगे बढ़ जाती है। वह जी सुंग के घर तक पहुंचने लगती है। कुछ समय बाद वह जी सुंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है और आरोप लगाती है कि उसने उसके बेटे के साथ गलत व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, वह उस पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगा देती है। ये सुनकर जी सुंग पूरी तरह हिल जाती है। यूजिन की माँ कहती है कि अगर जांच में जी सुंग निर्दोष निकली तो वह माफी मांग लेगी, लेकिन हालात और बिगड़ते जाते हैं। यूजिन का पिता स्कूल पहुंचकर अपने बेटे को क्लास से खींचकर बाहर निकालता है और जी सुंग को खुलेआम धमकाता है। जांच चल ही रही होती है कि यूजिन की माँ जी सुंग का फोन नंबर इंटरनेट पर डाल देती है। इसके बाद लगातार फोन कॉल, लोगों की बातें और निजी जिंदगी में दखल से जी सुंग पूरी तरह टूट जाती है। आखिर में वह उसी प्ले रूम में अपनी जान देने का फैसला कर लेती है जहां कभी उसने यूजिन का आत्मविश्वास वापस लौटाने की कोशिश की थी। वर्तमान में हुआजिन, हान रिम और ग्वांडे इस पूरे मामले पर चर्चा करते हैं। वे बात करते हैं कि झूठे आरोप किसी टीचर की जिंदगी को कितना बर्बाद कर सकते हैं। हुआजिन कहता है कि इस तरह का मानसिक दबाव दिखाई नहीं देता, इसलिए अक्सर टीचर्स चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। वह यह भी बताता है कि मौजूदा कानून भी शिक्षकों को ज्यादा सुरक्षा नहीं दे पाते। इसके बाद हान रिम और ग्वांडे जीसुंग को आगे के इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं, जबकि हुआजिन खुद इस मामले की जांच शुरू करता है। जब यूजिन की माँ नए क्लास टीचर को भी डराने की कोशिश करती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि हुआजिन उसके बेटे और उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके बाद हुआजिन लगातार उसे फोन और मैसेज करके तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। बार बार होने वाला यह संपर्क उसे परेशान कर देता है और वह धमकी देती है कि अब उसका पति भी इसमें शामिल होगा। इसका जवाब देने के लिए हुआजिन सीधे उस बैंक में पहुंच जाता है जहां यूजिन का पिता काम करता है और सबके सामने उसे शर्मिंदा कर देता है। जब यूजिन का पिता गुस्से में आकर हुआजिन को धमकाने की कोशिश करता है, तब हुआजिन उसे उसकी औकात याद दिला देता है और कहता है कि पहले अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। इसके बाद यूजिन का पिता पीछे हट जाता है और पूरा मामला अपनी पत्नी पर छोड़ देता है। वह सीधे प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत करती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं होते। प्रिंसिपल उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि टीचर भी इंसान होते हैं। वह यह भी मान लेती हैं कि पहले उन्होंने जीसुंग की मानसिक हालत को गंभीरता से नहीं लिया था। हान रिम भी प्रिंसिपल से कहती है कि ऐसे मामलों में उन्हें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह भी सोचना चाहिए। यह सब देखकर यूजिन की माँ और ज्यादा भड़क जाती है। वह अपने बेटे को स्कूल से निकाल लेती है और दूसरे माता पिता की एक मीटिंग बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही हुआजिन वहां पहुंच जाता है। वह सबके सामने यूजिन की माँ को एक आधिकारिक शिकायत दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि यूजिन घर पर मानसिक दबाव और गलत व्यवहार का शिकार हो रहा है। ये सुनकर बाकी माता पिता भी बोलना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि उसने जी सुंग के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। जब वह जी सुंग से संपर्क करने की कोशिश करती है तो हुआजिन उसे रोक देता है। गुस्से में वह कहती है कि वह ERPB में हुआजिन के खिलाफ शिकायत करेगी। तभी उसे पता चलता है कि हुआजिन खुद उसी ब्यूरो का इंस्पेक्टर है। हुआजिन उस पर आरोप लगाता है कि उसकी हरकतों ने जी सुंग को गहरे मानसिक दर्द में धकेल दिया था, लेकिन वह फिर भी यही कहती रहती है कि उसने जो कुछ किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। उधर यूजिन खुद जी सुंग से संपर्क करता है और उससे मिलने की बात करता है। स्कूल में मिलने पर वह अपनी माँ की हरकतों के लिए माफी मांगता है। फिर वह अपनी माँ के गुस्से और व्यवहार के बारे में खुलकर बात करता है। जी सुंग उसकी बातें ध्यान से सुनती है, उसे समझाती है और उसका मन हल्का करने की कोशिश करती है। बाद में हुआजिन यूजिन की माँ से साफ कह देता है कि अब वह पीछे हट जाए। वह उसे याद दिलाता है कि यूजिन सच में अपनी टीचर की इज्जत करता है और उसकी परवाह भी करता है। इसी बीच अधिकारियों की तरफ से यूजिन की माँ की जांच शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने जी सुंग को लंबे समय तक मानसिक रूप से परेशान किया था। दूसरी तरफ गांग सुक मीडिया के सामने आता है और कहता है कि भविष्य में ऐसे हालात झेल रहे शिक्षकों को ज्यादा मदद और सुरक्षा दी जाएगी। वह यह भी वादा करता है कि जिन शिक्षकों की मानसिक या शारीरिक हालत ऐसी घटनाओं से प्रभावित हुई है उन्हें इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। एपिसोड के आखिर में गांग सुक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि पहले शिक्षकों की सही तरीके से रक्षा नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ हुआजिन आखिरकार गायून की डायरी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसमें ग्यूचान की वजह से हो रही परेशानियों के बारे में लिखा गया था। अगर इस एपिसोड की बात करें तो सीरीज के बीच का यह हिस्सा काफी भारी और भावनात्मक लगता है। इसमें साफ दिखाया गया है कि लगातार मानसिक दबाव किसी इंसान को कितना तोड़ सकता है। यूजिन की माँ के लगातार आते मैसेज और फोन कॉल देखकर मैं खुद परेशान हो गया था, इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि जी सुंग इतना तनाव क्यों झेल रही थी कि उसने अपनी जान देने तक का फैसला कर लिया। इस शो की खास बात यह है कि यह सिर्फ स्कूल बुलिंग ही नहीं बल्कि मानसिक शोषण जैसे मुद्दों को भी सामने ला रहा है। अब जबकि ERPB पूरे देश में पहचान बना रहा है, ऐसा लगता है कि हुआजिन और गांग सुक गायून के साथ जो हुआ उसका सच सामने लाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। यह भी साफ दिख रहा है कि ग्योवुल का अपनी टीचर से प्यार वाला दावा सच नहीं था, इसलिए आगे देखना दिलचस्प होगा कि ERPB उसके
के मामले में क्या कदम उठाता है। उधर हान रिम और ग्वान डे के बीच भी कुछ अलग सा रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि हान रिम खुद अपनी भावनाओं को लेकर हैरान है, क्योंकि ग्वान डे की छोटी छोटी मासूम हरकतें भी उस पर असर डाल रही हैं। अब आगे यह रिश्ता किस दिशा में जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कहानी अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रही है और आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी। एपिसोड 6 की शुरुआत हवाजिन से होती है, जो गायून की मौत वाले केस के सबूत दोबारा देख रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि आखिर गायून को मारने वाले ग्योवूल के असली इरादे क्या थे। तभी गांग सुक वहां आता है। हवाजिन क्या देख रहा है ये समझते ही वह उसे समझाता है कि इस मामले में अपनी भावनाओं को फैसलों पर हावी मत होने देना। कुछ समय बाद हवाजिन ग्वान डे और हान रिम को डिनर पर लेकर जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ नशे में धुत लड़के एक कार चुराते हुए दिखाई देते हैं। हवाजिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जबकि हान रिम उस समय बीच में कूद पड़ती है जब उनमें से एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता है। लड़के चोरी की कार लेकर भाग निकलते हैं, जिसके बाद हवाजिन उनका पीछा शुरू कर देता है। काफी पीछा करने के बाद हवाजिन उनकी कार का रास्ता रोक देता है। उसी समय हान रिम कार की चाबी निकाल लेती है और उन्हें भागने नहीं देती। लड़के तुरंत बहाने बनाने लगते हैं। उनका कहना होता है कि वे नाबालिग हैं और उन्होंने कार सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मालिक चाबी अंदर छोड़ गया था। फिर सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां लड़के पूरी घटना को एक छोटी सी गलती बताकर खुद को छोड़ने की मांग करते हैं। हान रिम उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी उन्हीं लड़कों का बचाव करने लगती है। वहीं हवाजिन, ग्वान डे और हान रिम की मुलाकात उन लड़कों के टीचर मिस्टर ली से होती है, जो उनके गार्जियन बनकर रिहाई के कागजों पर साइन करते हैं। पुलिस यह भी बताती है कि उन लड़कों ने ERPB टीम के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज की शिकायत दर्ज कराई है। मिस्टर ली माफी मांगते हुए बताते हैं कि ये लड़के अक्सर नाबालिग होने का फायदा उठाकर हर बार बच निकलते हैं। थोड़ी देर बाद गांग सुक तीनों की रिहाई करवा देता है और उन्हें ह्योनजिन मिडिल स्कूल के 4 बदनाम छात्रों की जांच का काम सौंप देता है। स्कूल पहुंचते ही हवाजिन को उन लड़कों का घमंडी रवैया साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हान रिम ग्वान डे से उस लड़की योनजिन को ढूंढने के लिए कहती है, जो पिछली रात उन लड़कों के साथ थी। तलाश करते हुए ग्वान डे को सोशल मीडिया पर एक फोटो मिलती है, जिसमें लड़कों में से एक स्कूल के लॉकर के पास दिखाई देता है। इस सुराग के सहारे वे लोग एक लॉकर तक पहुंचते हैं और अंदर योनजिन को बंद पाते हैं। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान होते हैं। हान रिम उसके बैग में मिली ड्रग्स के बारे में पूछती है। ये सुनकर लड़की रो पड़ती है और पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसका सपना K-pop आइडल बनने का था, लेकिन अपने वजन को लेकर परेशान रहने के दौरान जी ऊंग नाम के लड़के ने उसे वजन घटाने वाली गोलियां दी थीं। धीरे धीरे उसे उन गोलियों की आदत पड़ गई। फिर जी ऊंग उसे पैसे मांगने लगा। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने उसे अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। हान रिम बताती है कि ये लड़के दूसरे छात्रों से ड्रग्स बिकवाते थे और लगातार योनजिन को परेशान भी करते थे। उसने पहले भी स्कूल में उनकी शिकायत की थी। कुछ समय के लिए उन्हें सजा मिली थी, लेकिन बाद में वे वापस आ गए और उसे पहले से भी ज्यादा तंग करने लगे। हान रिम उसे भरोसा दिलाती है कि ERPB उसकी मदद करेगा। इसके बाद वह पूरी ड्रग्स वाली बात हवाजिन को बताती है। जब लड़कों से इस बारे में सवाल किया जाता है तो जी ऊंग हंसते हुए कहता है कि उन्हें अपनी गलतियों का पता है। फिर वह ताना मारते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। उसे पूरा भरोसा होता है कि नाबालिग होने की वजह से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके कुछ समय बाद हवाजिन और हान रिम स्कूल के बाहर उन लड़कों का पीछा करते हैं और उन्हें डरा धमकाकर काबू में लेते हैं। गांग सुक के आदेश पर हवाजिन, हान रिम और ग्वान डे उन चारों को किशोर सुधार गृह लेकर जाते हैं। वहां का वार्डन इस फैसले के नतीजों को लेकर चिंता जताता है, लेकिन गांग सुक साफ कह देता है कि अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। लड़कों को सुधार गृह में दाखिल कर लिया जाता है। वहीं हवाजिन, हान रिम और ग्वान डे भी वहां गार्ड बनकर काम शुरू कर देते हैं। अंदर जाते ही हान रिम उन लड़कों को खुली चुनौती देती है। वह कहती है कि अगर बाहर निकलना है तो पहले उस पर हमला करके दिखाओ। ये सुनकर ग्वान डे उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान हो जाता है, लेकिन हवाजिन कहता है कि असली मुसीबत में तो वे लड़के हैं। कुछ ही पलों में हान रिम उन सबको आसानी से काबू कर लेती है और कहती है कि उसने सिर्फ अपनी रक्षा की है। इसके बाद वह लगातार उन लड़कों को लाइन में रखती है। उधर ग्वान डे उनकी पढ़ाई का ध्यान रखता है ताकि वे पढ़ाई में पीछे न रह जाएं। दूसरी तरफ हवाजिन जानबूझकर उन लड़कों का ध्यान जेल के रेड पैच कैदियों की तरफ खींचता है। जब जियूंग को पता चलता है कि रेड पैच वाले कैदी हत्या जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह पहली बार सच में डर जाता है। जेल के नियमों का पालन करते हुए और बर्तन साफ
साफ करते करते जियोंग की हालत खराब होने लगती है। वह बार बार सोचता है कि किसी तरह अपने माता पिता से कैसे संपर्क करे। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। एक दिन वह अपना आपा खो देता है और एक दूसरे कैदी को बुरी तरह पीट देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह कैदी उसकी शिकायत नहीं करता। वह बस शांत रहकर कहता है कि समय आने पर वह इसका जवाब जरूर देगा। कुछ देर बाद हुआजिन लड़कों को बताता है कि उस कैदी का नाम किम सू ग्यूम है और वह अपने स्कूल के बुलियों की हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद है। दूसरी तरफ लड़कों के माता पिता शिक्षा मंत्रालय के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वे गांग सुक पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं और मीडिया के सामने मामला ले जाने की धमकी देते हैं। गांग सुक उन्हें अगले दिन स्कूल आने के लिए कहता है ताकि वे अपने बेटों से आखिरी बार मिल सकें। अगले दिन माता पिता वहां पहुंचते हैं और गांग सुक व हुआजिन से सख्त सजा को लेकर बहस करने लगते हैं। जब लड़कों की अपने माता पिता से मुलाकात होती है तो वे रोते हुए उन्हें घर ले जाने की गुहार लगाते हैं। लेकिन तभी हुआजिन सबके सामने सच बता देता है कि ये लड़के दूसरे छात्रों को ड्रग्स लेने और बेचने पर मजबूर करते थे। जियोंग तुरंत सफाई देता है कि वे सिर्फ वजन घटाने वाली गोलियां थीं और उनमें कुछ गलत नहीं था। यह सुनकर हुआजिन वही गोलियां उसके मुंह में डाल देता है। इतना होते ही जियोंग घबरा जाता है और मान लेता है कि वे असल में ड्रग्स ही थीं। मामला बिगड़ता देखकर लड़कों के माता पिता पैसे देकर सब खत्म करने की कोशिश करते हैं। तभी हान रिम योन जिन को भी वहां ले आती है। गांग सुक फैसला उसी पर छोड़ देता है क्योंकि वह इस पूरे मामले की पीड़ित है। योन जिन साफ कह देती है कि वह लड़कों को माफ नहीं करेगी। वह बताती है कि उन्होंने उसकी स्कूल लाइफ को नर्क बना दिया था। यह सुनकर जियोंग गुस्से में उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हान रिम तुरंत उसे रोक देती है। माता पिता की लाख आपत्तियों के बावजूद उन लड़कों को फिर से किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है। इसके बाद गांग सुक ऐलान करता है कि वह ऐसे अपराधी नाबालिगों के खिलाफ और सख्त कानून बनाने की कोशिश करेगा। वहीं हुआजिन लड़कों को चेतावनी देता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे 18 साल की उम्र तक सुधार गृह में रह सकते हैं और उसके बाद उन पर बड़ों की तरह मुकदमा भी चल सकता है। कुछ समय बाद हुआजिन किम सू ग्यूम और बाकी कैदियों का धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने मिलकर उन लड़कों को डराने में मदद की थी। एपिसोड के आखिर में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक कैदी अचानक जियोंग पर चाकू से हमला कर देता है। तभी ग्योचोल बीच में आकर उस हमले को रोक देता है, जबकि हुआजिन यह सब देखकर हैरान रह जाता है। कहानी का यह हिस्सा पहले से भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और अब गायून की मौत की जांच किस दिशा में जाएगी यह देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इतना तो साफ है कि ग्योचोल अभी भी जेल में है, लेकिन 2 साल बाद अपने साथी की मौत के जिम्मेदार इंसान से आमने सामने मिलने पर हुआजिन क्या करेगा यह देखना दिलचस्प होगा। यह पूरा मामला काफी गुस्सा दिलाने वाला था क्योंकि खासकर जियोंग और उसके दोस्तों को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। जियोंग को पूरा भरोसा है कि वह सिर्फ 14 साल का है, इसलिए कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लगता है कि वह ग्योचोल से ही सीख लेकर चल रहा है, जिसे अपनी टीचर की हत्या के बाद भी बहुत हल्की सजा मिली थी। गांग सुक का ऐसे नाबालिग अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला भी सही लगता है क्योंकि ये बच्चे उन्हीं कानूनों का गलत फायदा उठा रहे हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। इस एपिसोड में गांग सुक का राजनीतिक विरोधी दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह चुपचाप कोई नई चाल जरूर चल रहा है। शायद वह ERPB के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। और जिस तरह एपिसोड एक बड़े सस्पेंस पर खत्म होता है, उससे लगता है कि अगले एपिसोड में कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूँ वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी। एपिसोड 7 की शुरुआत में ग्योचोल अपने घावों का इलाज करवा रहा होता है। वह हुआजिन से गायुन के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन उसकी बातों और चेहरे से साफ पता चल जाता है कि उसे अपने किए का कोई असली पछतावा नहीं है। बाद में गैंग सियोक हुआजिन से मिलने आता है और पूछता है कि ग्योचोल से दोबारा मिलने के बाद वह कैसा महसूस कर रहा है। इसके बाद दोनों ERPB की मीटिंग में जाते हैं जहाँ टीम एक नए मामले पर चर्चा कर रही होती है। तभी मिस्टर ली नाम का एक आदमी गैंग सियोक से मदद मांगने आता है। वह बताता है कि उसका बेटा ली जेयून लापता हो गया है। उसकी परेशानी की शुरुआत ऑनलाइन जुआ खेलने वाले गेम से हुई थी। मिस्टर ली बताता है कि जेयून ने एक गेमिंग ऐप पर बहुत सारा पैसा उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उनके परिवार को 85 मिलियन वॉन का कर्ज चुकाना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी जेयून ने सबक नहीं सीखा। वह दोबारा उसी गेम में फंस गया और फिर से कर्ज में डूब गया। गुस्से में आकर उसके पिता ने उसका फोन तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने दोस्त यंग बिन से एक दूसरा फोन लेकर फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस बार जब कर्ज और बढ़ गया तो वह गायब हो गया।
और परिवार उससे संपर्क भी नहीं कर पाया। मामले की जांच के लिए ERPB ग्वांदे को नाकवान हाई स्कूल में अंडरकवर भेजता है। वहां उसकी मुलाकात यंग बिन से होती है और उसे इन ऑनलाइन गेम्स के बारे में और जानकारी मिलती है। ग्वांदे जल्दी ही समझ जाता है कि स्कूल के बहुत सारे छात्र इस जुए वाले ऐप के चक्कर में बुरी तरह फंस चुके हैं। जब ग्वांदे अपनी रिपोर्ट गैंग सियोक को देता है तो गैंग सियोक फैसला करता है कि वह सरकारी एजेंसियों की मदद लेकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो नाबालिग बच्चों तक जुआ और बेटिंग गेम्स पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ च्वाजिन ग्वांदे को यंग बिन के ग्रुप में घुसने के लिए खुद गेम खेलने को कहता है। यंग बिन उसे अपना रेफरल कोड देकर गेम में शामिल करता है। शुरुआत में ग्वांदे लगातार कुछ गेम जीत जाता है और काफी खुश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसी जाल में फंसने लगता है और बड़ी रकम हार बैठता है। अगले दिन ग्वांदे यंग बिन को अपने नुकसान के बारे में बताता है। तब यंग बिन, जो सूदखोरों के लिए भी काम करता है, उसे और पैसे उधार देने की बात करता है ताकि वह जुआ खेलता रहे, लेकिन साथ ही वह पहले से ही ब्याज काट लेता है। बाद में ग्वांदे यह सब ह्वाजिन और हान रिम को बताता है। वह समझाता है कि इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 1 मिलियन वॉन का कर्ज बढ़ते बढ़ते लगभग 45 मिलियन वॉन तक पहुंच सकता है। कुछ समय बाद हान रिम के पास सूदखोरों का फोन आता है। वे पैसे वापस मांगते हैं, लेकिन हान रिम उन्हें साफ कह देती है कि जो करना है कर लो, ग्वांदे के साथ जैसा चाहो वैसा करो। अगले दिन ग्वांदे उन लोगों का इंतजार करता है जबकि हान रिम स्कूल के बाहर निगरानी रखती है। ग्वांदे घबराया हुआ होता है और उससे पास ही रहने को कहता है, लेकिन हान रिम कुछ स्नैक्स देखकर थोड़ी देर के लिए अपनी कार से बाहर निकल जाती है। बस उसी दौरान सूदखोर ग्वांदे और कई दूसरे कर्जदार छात्रों को उठा लेते हैं। वे सबके फोन छीन लेते हैं, लेकिन ग्वांदे किसी तरह अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। हालांकि बाद में वह पकड़ा जाता है। इसके बाद वे अपराधी छात्रों को दुकानों से चोरी करने और लोगों को लूटने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उनका कर्ज वसूला जा सके। उधर च्वाजिन और हान रिम CCTV फुटेज देखने लगते हैं। वहीं गैंग सियोक अपने संपर्कों की मदद से उस गाड़ी की पहचान कर लेता है जिसमें छात्रों को ले जाया गया था। रात होने पर सूदखोर ग्वांदे को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां उसे कई हाई स्कूल के छात्र दिखाई देते हैं जिनमें जे यून भी शामिल होता है। ये सभी लड़के गैंग के लिए काम कर रहे होते हैं और नए शिकार फंसाने के लिए स्पैम मैसेज भेजते रहते हैं। ग्वांदे मौका देखकर एक डिवाइस से ERPB को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जे यून उसे रोक देता है और बताता है कि यहाँ हर समय निगरानी रखी जाती है। जब गैंग के लोग दोनों को बात करते देख लेते हैं तो वे जे यून को बुरी तरह पीटते हैं और सभी को दोबारा काम पर लगा देते हैं। जे यून को बचाने के लिए ग्वांदे कहता है कि वह उनके सर्वर की मरम्मत कर सकता है। उसकी तकनीकी समझ देखकर अपराधी उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे ऊपर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वहां बॉस उसे एक प्रॉक्सी सर्वर तैयार करने का आदेश देता है। इसी बीच लगातार काम और मारपीट झेलते झेलते जे यून की हालत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ हान रिम यंग बिन को लेकर ERPB मुख्यालय पहुंचती है जहां उससे आगे पूछताछ की जाने वाली होती है। हान रिम जब उस ऑनलाइन जुआ वेबसाइट को ध्यान से चेक कर रही होती है तब उसे सिस्टम के अंदर छिपे हुए कुछ मोर्स कोड मैसेज दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद वह उन कोड्स को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि ये मैसेज ग्वांदाई ने ही भेजे हैं। मैसेज से लोकेशन मिलते ही हान रिम और ह्वाजिन तुरंत उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां छापा मार देते हैं। दोनों पहले सैनिक रह चुके हैं, इसलिए गैंग के लोगों को काबू करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। लड़ाई के बाद हान रिम को ग्वांदे सुरक्षित मिल जाता है और उसे देखकर वह राहत की सांस लेती है। इसके बाद हान रिम बाकी छात्रों के साथ वहीं रुक जाती है जबकि ह्वाजिन सीधे उस ऑफिस की तरफ बढ़ता है जहां लोन शार्क्स और उनका बॉस मौजूद होता है। जब गैंग का लीडर भागने की कोशिश करता है तो ह्वाजिन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसे पकड़ने के बाद वह बुरी तरह उसकी पिटाई करता है क्योंकि उस आदमी ने जुए की लत के जरिए न जाने कितने छात्रों और उनके परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिर में पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और जे यून को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। बाद में हान रिम ग्वांदे से माफी मांगती है। वह कहती है कि आगे से वह उस पर और ज्यादा ध्यान रखेगी ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। कुछ समय बाद जे यून के पिता गैंग सियोक का धन्यवाद करते हैं। वहीं ह्वाजिन जे यून को यह भी बताता है कि सियोंग बिन भी उन अपराधियों के साथ मिला हुआ था। फिर वह दोनों लड़कों को समझाता है कि जुए की लत ने सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उनके माता पिता को भी बहुत दर्द दिया है। वह उन्हें सलाह देता है कि अब मेहनत करें और अपने परिवार का खोया हुआ पैसा वापस लौटाने की कोशिश करें। इसके बाद वह दोनों को बर्तन साफ करने का काम देता है। उधर हान रिम को महसूस होता है कि ग्वांदे अभी भी जुए की आदत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। यही सोचकर वह उसे ह्वाजिन के पास काउंसलिंग के लिए लेकर जाती है। कुछ समय बाद गैंग सियोक की मुलाकात उसके राजनीतिक विरोधी वांग गीताए से होती है। गीताए की लोकप्रियता लगातार कम हो रही होती है। वह गैंग सियोक पर आरोप लगाता है कि वह अपनी दिवंगत बेटी गा युन का नाम इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदा उठा रहा है। जवाब में गैंग सियोक उसे कहता है कि उसे अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से पहले उसकी कुर्सी को लेकर उसकी ही पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं। ये सुनकर गीताए हैरान रह जाता है। इसके बाद गीताए गुचियोल से मिलने जाता है। उसका मकसद साफ होता है, वह गैंग सियोक को गिराने के लिए गा युन की मौत का इस्तेमाल करना चाहता है। एपिसोड का अंत इसी सीन पर होता है जहां गीताए और गुचियोल बैठकर चर्चा करते हैं कि गा युन की मौत को गैंग
गैंग सियोक के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर इस एपिसोड की बात करें तो पहले से ही साफ था कि गीताए इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। देश और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की बजाय वह सिर्फ गैंग सियोक द्वारा बनाए गए सिस्टम को खत्म करना चाहता है। इससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर कितनी जलन भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में वह गैंग सियोक की निजी जिंदगी से जुड़ी और भी जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। शायद हमें जल्द ही यह भी पता चल जाए कि गा यून की मौत से पहले आखिर क्या हुआ था। दूसरी तरफ हान रिम और ग्वान दे की कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती दिख रही है। अब ह्वाजिन भी नोटिस करने लगा है कि हान रिम ग्वान दे की पहले से ज्यादा फिक्र करने लगी है। भले ही वह अपनी भावनाओं को मानने से इनकार करती रहे, लेकिन दोनों की जोड़ी काफी दिलचस्प लगती है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और यही चीज उन्हें और मजेदार बनाती है। जहां तक इस केस की बात है, यह एपिसोड बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है कि जुए की लत कितनी खतरनाक हो सकती है। शराब या ड्रग्स की तरह इसमें कोई साफ चेतावनी नहीं मिलती कि अब रुक जाना चाहिए। इंसान बस और गहराई में फंसता चला जाता है। इसी वजह से इससे बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल होता है। शो यह भी अच्छी तरह दिखाता है कि सिर्फ जुआ छोड़ देना काफी नहीं होता। कई बार उससे उबरने के लिए काउंसलिंग और लगातार मदद की भी जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर टीच यू अ लेसन अब भी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। हर नए एपिसोड के साथ कहानी और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा यह देखने की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। एपिसोड 8 की शुरुआत में खबरें दिखाई जाती हैं कि ERPB पूरे देश के स्कूलों में छात्रों के खून और पेशाब की जांच करवा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा। इसी दौरान ह्वांग दे, ह्वाजिन और हान रिम को सोंग यून हाई स्कूल के बारे में बताता है। यह देश के सबसे मशहूर प्रेप स्कूलों में से एक है और यहाँ से बहुत से छात्र बाद में SNU मेडिकल कॉलेज तक पहुँचते हैं। ह्वांग दे यह भी बताता है कि वहाँ पढ़ने वाले कई बच्चों के माता पिता उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। ये सुनकर गैंग सुक ERPB को मामले की जाँच करने का काम सौंप देता है। फिर ERPB एक क्वालिफायर एग्जाम पर नजर रखती है। परीक्षा के दौरान जुंग ह्युक मिन नाम का छात्र अचानक नाक से खून निकलने लगता है, इसीलिए उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ उसकी माँ उसे आराम करने देने की बजाय जगा देती है और एक गोली देकर कहती है कि उसे परीक्षा पूरी करनी ही होगी। एग्जाम खत्म होने के बाद ERPB सभी छात्रों को ड्रग टेस्ट के लिए रुकने को कहती है। ह्युक माइन अपनी माँ को इसकी जानकारी देता है। उसकी माँ तुरंत दूसरे माता पिता को फोन करती है और शिकायत करने लगती है कि ERPB बच्चों का समय खराब कर रही है जबकि उन्हें ट्यूशन जाना चाहिए। लेकिन ह्वाजिन साफ कह देता है कि कोई भी छात्र बिना टेस्ट कराए नहीं जा सकता। वह माता पिता को भी चेतावनी देता है कि अगले दिन सभी बच्चों को फिर से जांच के लिए लेकर आएं। उधर जेल में गीताए गुचियोल से मिलने पहुंचता है। दोनों गैंग सुक और ह्वाजिन को गिराने के लिए साथ काम करने की बात करते हैं। इसके बाद ह्वाजिन, हान रिम और ह्वांग दे छात्रों को अस्पताल लेकर जाते हैं जहाँ उनके पेशाब के सैंपल लिए जाते हैं। इसी दौरान ह्युक मिन की माँ को पता चलता है कि उसके बेटे को परीक्षा में सिर्फ B ग्रेड मिला है। ये सुनते ही वह नाराज हो जाती है। ह्युक मिन माफी मांगता है लेकिन उसकी माँ उल्टा उसी को दोष देती है और कहती है कि उसने अपनी दवा समय पर नहीं ली, इसीलिए उसका रिजल्ट खराब आया। फिर हमें पुराने दिन दिखाए जाते हैं। ह्युक मिन की माँ एक मेडिकल कॉलेज सलाहकार से मिलती है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा दूसरे बच्चों से पीछे चल रहा है। इसके बाद वह ठान लेती है कि उसका बेटा किसी भी हालत में SNU में दाखिला लेगा। वह पूरे परिवार को गैंगनम शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर देती है। ह्युक मिन के लिए अलग अलग ट्यूटर रखे जाते हैं और वह खुद भी उसकी पढ़ाई पर हर समय नजर रखने लगती है। वह दूसरे महत्वाकांक्षी माता पिता के साथ भी जुड़ जाती है, यहाँ तक कि वह ह्युक मिन को ठीक से सोने और खाने भी नहीं देती क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं इससे पढ़ाई पर असर न पड़ जाए। इतनी मेहनत के बाद भी ह्युक मिन के नंबर खास नहीं बढ़ते। तभी उसकी माँ की मुलाकात दा हुई की माँ से होती है जो उसे ऐसी गोलियों के बारे में बताती है जिनसे ध्यान लगाने की ताकत बढ़ जाती है। जब उन गोलियों के बाद ह्युक मिन के नंबर सुधरने लगते हैं तो उसकी माँ और ज्यादा ताकतवर दवाइयों की मांग करने लगती है। बाद में वह इंटरनेट से गैर कानूनी दवाएं खरीदना भी शुरू कर देती है। रिजल्ट बेहतर होते जाते हैं और वह खुश होती जाती है, लेकिन उसे यह नजर नहीं आता कि उसका बेटा अंदर से कितना टूट चुका है और कितना थक गया है। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। ह्वाजिन सभी माता पिता को बताता है कि ये गोलियां असल में ADHD की दवाएं हैं जिन्हें सही अनुमति के बिना लेना और देना साउथ कोरिया में गैर कानूनी है। वह कहता है कि इन माता पिता ने न सिर्फ अपने बच्चों को गैर कानूनी दवाएं दी हैं बल्कि नारकोटिक्स एक्ट का भी उल्लंघन किया है। उसी समय एक डॉक्टर सभी को बताता है कि ह्युक मिन की जांच रिपोर्ट काफी खराब आई है। घर पहुंचने के बाद भी उसकी माँ उसे अकेला रखती है और
सीएसएट की तैयारी करने के लिए दबाव डालती रहती है। ह्युक मिन इतना परेशान हो चुका होता है कि वह खुद ही और गोलियां मांगने लगता है ताकि उसका डर और घबराहट कम हो सके। जैसे ही ह्युक मिन ज्यादा दवाइयां लेने की कोशिश करता है, हान रिम अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और उसे रोक देती है। इसके बाद हवा जिन उसकी मां का सामना करता है और उस पर अपने बेटे को गैर कानूनी नशे वाली दवाएं देने का आरोप लगाता है। ह्युक मिन की मां कहती है कि उसे इन दवाओं के खतरों के बारे में पता नहीं था, लेकिन हवा जिन कहता है कि उसने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपने बेटे की हालत देखकर भी आंखें बंद रखी। वह साफ कहता है कि वह अपने बेटे की पढ़ाई को बचाने के लिए उसकी जिंदगी तक बर्बाद करने को तैयार थी। अंत में ईआरपीबी ह्युक मिन की मां को घर में नजरबंद कर देती है, जबकि ह्युक मिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। दूसरी तरफ शवा जिन एक अलग तरीका अपनाता है। वह ह्युक मिन की मां को वही सख्त और थका देने वाला रूटीन फॉलो करवाने लगता है जो वह सालों से अपने बेटे पर थोपती आ रही थी। वह उसके सोने का समय तय करता है, खाने पीने पर भी नजर रखता है और उसे उसी तरह के दबाव में रखता है ताकि वह महसूस कर सके कि ह्युक मिन इतने सालों से क्या झेल रहा था। उधर अस्पताल में ह्युक मिन दवाइयों की लत छूटने की वजह से बुरी हालत में होता है। उसका शरीर और दिमाग दोनों इस दर्द से गुजर रहे होते हैं। ऐसे समय में ग्वांग दे उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि उसे मजबूत बने रहना होगा। बातों बातों में ह्युक मिन बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस भविष्य के लिए मेहनत की जो उसकी मां ने उसके लिए तय किया था। वह यह भी मानता है कि कई बार उसके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने तक के ख्याल आए थे। उसके अनुसार वे गोलियां ही एक ऐसी चीज थीं जिनकी मदद से वह किसी तरह आगे बढ़ पा रहा था। यह सुनकर ग्वांग दे उसे समझाता है कि उसे अपनी मां की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के लिए खुद को दोषी महसूस करना बंद कर देना चाहिए। जब ह्युक मिन कहता है कि अब उसे खुद नहीं पता कि वह जिंदगी में क्या करना चाहता है, तब ग्वांग दे उसे अस्पताल की लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ वह उसे अलग अलग किताबें देखने के लिए कहता है और समझाता है कि शायद अब समय आ गया है कि वह उन चीजों को खोजे जिनमें उसकी अपनी दिलचस्पी हो। दूसरी तरफ ह्युक मिन की मां लगातार हवा जिन से रहम की भीख मांगती है, लेकिन हवा जिन उस पर बिल्कुल नरमी नहीं दिखाता। वह साफ कहता है कि ह्युक मिन ने अपनी खुशी, अपनी पसंद और अपनी जिंदगी सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुर्बान कर दी। बाद में हवा जिन उसे अस्पताल लेकर जाता है ताकि वह अपने बेटे से मिल सके, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसका पहला सवाल यही होता है कि क्या ह्युक मिन अभी भी सीएसएट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस बार ह्युक मिन खुलकर अपनी बात कह देता है। वह अपनी मां को बता देता है कि वह मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता। जब उसकी मां फिर से उसे परीक्षा की तैयारी जारी रखने के लिए कहती है तो वह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि फिलहाल उसे सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान देना है। साथ ही वह अपनी मां से कहता है कि अब उसके भविष्य की चिंता छोड़कर उसे अपने खुद के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ समय बाद गैंगसूक मीडिया के सामने छात्रों द्वारा एडीएचडी की दवाइयों और दूसरे नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल पर बात करता है। वह बताता है कि कई छात्र पढ़ाई में बेहतर नतीजे पाने के लिए इन दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। इसी को रोकने के लिए वह घोषणा करता है कि आगे से बड़ी परीक्षाओं से पहले ईआरपीबी छात्रों की जांच करेगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उसी दौरान चवा जिन जब जब्त की गई दवाइयों की जांच कर रहा होता है तब उसे उनमें कुछ ऐसा नजर आता है जो उसे गे यून की डायरी की याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ गू चियोल का एक साथी शिकायत करता है कि ईआरपीबी की वजह से उनका ड्रग्स का कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है। एपिसोड के आखिर में गू चियोल गीते से कहता है कि जेल से बाहर आने के बाद वह दोबारा स्कूल लौटना चाहता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर इस एपिसोड की बात करें तो यह काफी गुस्सा दिलाने वाला था। ह्युक मिन की मां उन लोगों का सबसे बड़ा उदाहरण है जो अपने बच्चों को एक अलग इंसान की तरह नहीं बल्कि अपनी अधूरी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का जरिया समझते हैं। वह लगातार अपने बेटे पर अपने सपने थोपती रही और कभी यह नहीं समझ पाई कि उस पर कितना भारी दबाव पड़ रहा था। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, खासकर एग्जाम के समय जब बच्चे पहले से ही पढ़ाई और स्कूल के तनाव से जूझ रहे होते हैं। ऐसे समय में उन्हें सहारे की जरूरत होती है, न कि और ज्यादा दबाव की। ह्युक मिन की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी अपनी पसंद क्या है, क्योंकि वह सालों से अपनी मां के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा था। मुझे यह भी दिलचस्प लगा कि एपिसोड के अंत तक ह्युक मिन की मां को अब भी अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हुआ। कई बार माता पिता यह मान लेते हैं कि बच्चों का हर हाल में उनकी बात मानना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि सम्मान कमाया जाता है, जबरदस्ती नहीं लिया जाता। यह मामला काफी भावुक था, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात गू चियोल की रिहाई है। इतना तो साफ है कि उसका ड्रग्स के कारोबार से कोई न कोई गहरा संबंध जरूर है। दूसरी तरफ ईआरपीबी पहले ही उसके धंधे के लिए परेशानी बन चुकी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ज्यादा समय तक वह अपने अच्छे इंसान वाले नकाब के पीछे नहीं छिप पाएगा और जल्द ही उसका असली चेहरा सबके सामने आ सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
एपिसोड 9 की शुरुआत शिनवन हाई स्कूल के बाहर हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शन से होती है। लोग इस बात से नाराज हैं कि गूचो जैसे एक पूर्व कैदी को स्कूल में दोबारा दाखिला कैसे दिया गया। इसी बीच गैंगसुक, हानरिम और ग्वंदे इस पूरे मामले पर बात करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री गूचो की रिहाई को लेकर कोई भी बयान देने से बचते हैं। दूसरी तरफ इचवा जिन स्कूल पहुंचता है और गूचो से मिलता है। वह साफ कह देता है कि वह उससे सिर्फ ERPB अधिकारी के तौर पर बात कर रहा है। साथ ही वह बताता है कि गूचो पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि यह तय किया जा सके कि वह दोबारा स्कूल के माहौल में रहने के लायक है या नहीं। स्कूल में ज्यादातर छात्र गूचो को पसंद नहीं करते। वे उसे बार बार हत्यारा कहकर बुलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि गूचो इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद गूचो खुद ERPB के ऑफिस पहुंचता है। वह बताता है कि उसकी क्लास का एक छात्र परेशान किया जा रहा है। हान रिम तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहती है, लेकिन गैंगसुक उसकी बात सुनने का फैसला करता है। बातचीत के दौरान गूचो जानबूझकर गायुन का जिक्र करता है ताकि गैंगसुक और ह्वाजिन की प्रतिक्रिया देख सके, लेकिन दोनों अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देते। बाद में हान रिम मानती है कि उसे गूचो की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं ह्वाजिन भी उसकी बात को हल्के में नहीं लेता। जिस छात्र की बात हो रही थी उसका नाम सुनु होता है। सुनु बार बार कहता है कि उसे कोई परेशान नहीं कर रहा, लेकिन छुआ जिन जल्दी ही समझ जाता है कि उसके दोस्त उसका फायदा उठा रहे हैं। वे उसके मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके लगातार ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं और सुनु कुछ भी नहीं कह पाता। जब ह्वाजिन उसे समझाने की कोशिश करता है तो सुनु अपने दोस्तों का बचाव करता है और उससे दूर रहने को कहता है। इधर आवा जिन और हन रेम सबूत जुटाने के लिए एक साइबर कैफे पहुंचते हैं। वहां ग्वंदे की पहचान खुल जाती है, इसलिए हन रेम चुपके से अंदर घुसकर ली चीहो का फोन हासिल कर लेती है। जांच में पता चलता है कि चीहो और उसके दोस्त सुनु का इस्तेमाल ऑनलाइन लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। उनकी वजह से एक पीड़ित व्यक्ति सुनु को ढूंढ लेता है और गुस्से में उसकी पिटाई कर देता है। अगले दिन सुनु चीहो से पैसों की मांग करता है, लेकिन चीहो साफ मना कर देता है। इसके बाद सुनु की मां चीहो की मां से शिकायत करती है। जवाब में चीहो की मां आरोप लगाती है कि सुनु उसकी बेटी को परेशान करता है। जब सुनु की मां अपने बेटे से उसके खर्चों के बारे में पूछती है तब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है। इसी दौरान गूचो की बातों से हिम्मत पाकर सुनु फैसला करता है कि अब वह ह्वाजिन को सब कुछ सच सच बता देगा। उसी समय चीहो एक शिकायत दर्ज करवा देता है और उल्टा सुनु पर ही बुली करने का आरोप लगा देता है। मामला स्कूल वायलेंस कमेटी तक पहुंचता है। सुनवाई के दौरान चीहो को पीड़ित और सुनु को दोषी की तरह पेश किया जाता है। सुनु बार बार कहता है कि असली शिकार वह खुद है, लेकिन कमेटी उससे सबूत मांगती है। कमेटी के कई सदस्य चीहो का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि सुनु को उसके दोस्तों की मदद करने के बदले पैसे भी मिले थे। यहाँ तक कि चीहो का वकील भी सुझाव देता है कि सुनु माफी मांग ले ताकि मामला खत्म हो जाए। यह सब देखकर हान रिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे साफ दिख रहा होता है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही। इसी बीच सुनु लोगों से बचने के लिए छिप जाता है। ह्वाजिन उसे ढूंढ निकालता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वह वादा करता है कि ERPB उसकी पूरी मदद करेगा। इसके बाद ERPB एक नया प्लान बनाता है। हान रिम को सिनुअन हाई स्कूल में अंडरकवर छात्र बनाकर भेजा जाता है। वहाँ वह चीहो और उसके दोस्तों से दोस्ती कर लेती है। वह जानबूझकर उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट और वाईफाई का एक्सेस दे देती है। चीहो और उसके दोस्त इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हान रिम ने उनके फोन में एक सिस्टम डाल दिया है जिससे ग्वांदे को उनके डिवाइस का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। अब ग्वांदे उन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल करके वही तरीके अपनाता है जिनसे चीहो और उसके दोस्तों ने सुनु का फायदा उठाया था। कई दिनों तक जब चीहो खुद उसी परेशानी से गुजरता है तो आखिरकार उसका धैर्य टूट जाता है। एक दिन वह गुस्से में हान रिम पर भड़क उठता है। तभी हान रिम उस पर उल्टा उसे परेशान करने का आरोप लगा देती है और कहती है कि वह स्कूल वायलेंस कमेटी में उसकी शिकायत करेगी। उसी समय ह्वाजिन वहां पहुंच जाता है। उसके पास हान रिम के दावों को साबित करने वाले सबूत भी होते हैं। वह चीहो पर हान रिम को परेशान करने का आरोप लगाता है। चीहो तुरंत इन आरोपों से इनकार करता है और गुस्से में आ जाता है, लेकिन ह्वाजिन उसे याद दिलाता है कि उसने भी सुनु के खिलाफ बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। फिर वह सबके सामने बता देता है कि हान रिम कोई आम छात्र नहीं बल्कि ERPB की अंडरकवर इंस्पेक्टर है। इसके बाद इचवा जिन पक्षपाती जांच करने के लिए स्कूल वायलेंस कमेटी को भंग कर देता है। चीहो और उसका परिवार सबके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और उनकी सारी चालें लोगों के सामने खुल जाती हैं। जब आखिर में सुनु का नाम पूरी तरह साफ हो जाता है तो सुनु और उसकी मां ERPB का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं गुओ भी ह्वाजिन का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और उसे नजरअंदाज नहीं किया। इसके बाद ERPB स्कूल से निकल जाता है। उसी रात ह्वाजिन गांगसुक को बार से घर छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों गायुन को याद करते हैं और उसके साथ बिताए पुराने पलों की बातें करने लगते हैं। उन यादों को सोचकर दोनों कुछ देर के लिए भावुक भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ चीहो गो के पास पहुंचता है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है। तभी एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि पहले गो ने ही चीहो को सलाह दी थी कि वह सुनु के खिलाफ पलटकर शिकायत दर्ज करे। अब चीहो को लगता है कि गो और ERPB दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन तभी गो एक खतरनाक कदम उठाता है और चीहो को स्कूल
की इमारत से नीचे धक्का दे देता है। इस घटना की खबर बहुत तेजी से इंटरनेट पर फैल जाती है और हर तरफ इसकी चर्चा होने लगती है। अगली सुबह गुओ गीताए के ऑफिस पहुंचता है। वहां वह एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा छोड़ जाता है जिसमें चीहो यह कहते हुए सुनाई देता है कि ईआरपीबी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर जीते हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि गुओ ने यह सब पहले से प्लान किया था। यहाँ तक कि जेल से बाहर आने की पूरी योजना भी उसी की सोची समझी चाल थी। एपिसोड के आखिर में जीताए उस रिकॉर्डिंग को लेकर अस्पताल पहुंचता है जहां चीहो का इलाज चल रहा है। वहां वह गैंग सूक और ईआरपीबी पर आरोप लगाता है कि उनकी वजह से एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर इस केस की बात करें तो इस बार ईआरपीबी ने जिस तरह के बुलिंग केस की जांच की वह काफी अलग था। यहाँ किसी को मारपीट करके परेशान नहीं किया जा रहा था, बल्कि चुपचाप और चालाकी से उसका फायदा उठाया जा रहा था। यही बात इस केस को खास बनाती है। स्कूल में होने वाली बदमाशी हमेशा चोट या घाव के रूप में दिखाई नहीं देती। कई बार मानसिक और बोलकर की जाने वाली परेशानियां भी उतनी ही नुकसान पहुंचाती हैं। इस बार जांच का तरीका भी थोड़ा हल्का और दिलचस्प लगा क्योंकि मामला पिछले मामलों जितना हिंसक नहीं था। हान रिम को दो अलग अलग रूपों में देखना भी काफी मजेदार था। एक तरफ वह सख्त और खतरनाक पूर्व सैनिक है और दूसरी तरफ स्कूल में एक साधारण छात्रा बनकर घुल मिल जाती है। हमने उसकी यह साइड पहले भी देखी थी, लेकिन इस एपिसोड में यह और ज्यादा देखने को मिली। अब ऐसा लग रहा है कि शो के निर्माता गायन की मौत के पीछे की सच्चाई को सीजन के आखिरी हिस्से तक छिपा कर रखना चाहते हैं। इसी वजह से आगे की कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। यह देखना मजेदार होगा कि ईआरपीबी आखिर गुओ को कैसे बेनकाब करता है, क्योंकि अब तक तो वह पूरी तरह एक खतरनाक और चालाक इंसान के रूप में सामने आ चुका है। जहाँ तक चीहो की बात है वह बच तो गया, लेकिन उसके अंदर अपने किए को लेकर जरा भी पछतावा नहीं दिखता। उसे देखकर लगता है कि वह अब सुधार की सीमा से काफी आगे निकल चुका है। हालांकि आखिर में उसके साथ क्या होता है यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब बस इस सीरीज का आखिरी और सबसे धमाकेदार 10वां एपिसोड बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एपिसोड 10 की शुरुआत ह्वाजिन और ग्वांडे से होती है। दोनों चीहो के छत से गिरने वाले मामले पर बात कर रहे होते हैं। ग्वांडे बताता है कि सीसीटीवी में ऐसी कोई साफ फुटेज नहीं मिली जिससे पता चल सके कि उस रात सच में क्या हुआ था। वीडियो में सिर्फ इतना दिखाई देता है कि चीहो किसी से बात कर रहा था। अब दोनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद ह्वाजिन ग्योचोल से मिलने जाता है। वह उस पर आरोप लगाता है कि वह ईआरपीबी को बंद करवाना चाहता है ताकि अपना ड्रग्स का धंधा आराम से चला सके। बात करते करते ग्योचोल गायून के बारे में गलत बातें कह देता है। यह सुनकर ह्वाजिन खुद को रोक नहीं पाता और उसे घूंसा मार देता है। यह घटना रिकॉर्ड हो जाती है और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि ईआरपीबी को बंद करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स भी ईआरपीबी का साथ देने से मना कर देते हैं और ज्यादातर लोग ग्योचोल के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि गायून हमेशा ग्योचोल को स्कूल आने के लिए मजबूर करती थी। वह लगातार उसे समझाती रहती थी कि वह अपनी गैंग वाली जिंदगी छोड़ दे और सही रास्ते पर चले, लेकिन ग्योचोल ने कुछ और ही सोच रखा था। उसने दूसरे स्टूडेंट्स के जरिए ड्रग्स बेचने का काम शुरू कर दिया। उसे लगा कि अगर वह कुछ अच्छा करता हुआ दिखेगा तो गायून उसे परेशान करना छोड़ देगी। शुरुआत में गायून उससे खुश दिखाई देती है, लेकिन बाद में उसे ग्योचोल के बैग में ड्रग्स मिल जाते हैं। वह बिना कुछ सोचे उन्हें फेंक देती है। यह देखकर ग्योचोल आग बबूला हो जाता है और गुस्से में उसी टीचर को चाकू मार देता है जो उसकी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रही थी। अब जब ईआरपीबी बीच में नहीं रहता तो ग्योचोल अपने दोस्तों, जिनमें सांगू भी शामिल होता है, को ड्रग्स पहुंचाने के काम में लगा देता है। वह उन्हें कमीशन देता है और धीरे धीरे उसका पूरा नेटवर्क फैलने लगता है। सांगू नोटिस करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ड्रग्स बेचने, पहुंचाने और खुद इस्तेमाल करने लगे हैं। वह ह्वाजिन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योचोल और उसके साथी उसे ऐसा नहीं करने देते। तभी पता चलता है कि ह्वाजिन ने ग्योचोल को जानबूझकर मारा था और ईआरपीबी को बंद होने दिया था। उसका असली मकसद यह जानना था कि ग्योचोल आखिर क्या खेल खेल रहा है। इसके बाद ह्वाजिन एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करता है ताकि ग्योचोल का असली चेहरा सबके सामने लाया जा सके। वह उन टीचर्स को भी साथ जोड़ता है जिनकी ईआरपीबी ने पहले मदद की थी। गांग सुक उन टीचर्स से गुप्त रूप से संपर्क करता है और उनसे मदद मांगता है। मिस चोई सबसे पहले तैयार हो जाती हैं और धीरे धीरे कई दूसरे टीचर्स भी इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। सभी टीचर्स स्कूल से ड्रग्स इकट्ठा करते हैं और उन्हें टीम के हवाले कर देते हैं। उसी समय हान रिम और ग्वांडे भी अंडरकवर होकर स्टूडेंट से ड्रग्स जुटाने का काम करते हैं। ग्वांडे, सॉन्ग
डोंग ह्वान और ईम बोम की मदद लेकर ड्रग्स बेचने वालों पर दबाव बनाता है। वे लोग इतनी बड़ी मात्रा में ऑर्डर देते हैं कि ग्यूचोल का पूरा स्टॉक लगभग खत्म होने लगता है और स्टूडेंट्स तक ड्रग्स पहुंचना बंद हो जाता है। इसके बाद गांगसुक पूरे देश के सामने ग्यूचोल के ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश कर देता है। ERPB फिर से जांच शुरू करता है और जिनवोन हाई स्कूल पहुंचता है। हवाजिन ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ग्यूचोल और उसके साथी वहां से भाग निकलते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हान रिम गलती से कुछ ड्रग्स सांस के जरिए अंदर ले लेती है। नशे के असर में वह ग्योचोल के साथियों पर हमला कर देती है। ग्वांडे वहीं रुककर उसकी देखभाल करता है, जबकि हुआजिन ग्योचोल के पीछे निकल जाता है। जब ग्योचोल देखता है कि हुआजिन उसके करीब पहुंच चुका है, तो वह धमकी देता है कि सांगू को मार दिया जाएगा। इसके बाद वह हुआजिन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजिन पीछे नहीं हटता। उसी दौरान ग्योचोल का एक साथी सांगू पर हमला कर देता है। हुआजिन स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और चाकू उसके शरीर में लग जाता है। तभी हान रिम को होश आता है और वह हमलावर को रोक देती है। इसके बाद हुआजिन गुस्से में ग्योचोल की जमकर पिटाई करता है। ग्योचोल उसे उकसाने के लिए गायून के आखिरी शब्दों का जिक्र करता है, लेकिन इस बार हुआजिन अपने गुस्से पर काबू रखता है। वह ग्योचोल से कहता है कि अगर मौका मिले तो अपनी जिंदगी दोबारा सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना, क्योंकि शायद गायून भी यही चाहती। आखिरकार ग्योचोल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआत में गांगसुक शांत रहता है और कहता है कि उसे उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन जब वह हुआजिन की हालत देखता है तो उसका धैर्य टूट जाता है और वह खुद ग्योचोल पर हमला करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद गांगसुक पूरे देश को संबोधित करता है। वह उन टीचर्स और स्टूडेंट्स की कुर्बानियों के बारे में बात करता है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष किया। वह वादा करता है कि ERPB आगे भी हर पीड़ित की मदद करेगा, चाहे वह टीचर हो, पेरेंट हो या स्टूडेंट। एपिसोड के आखिर में हुआजिन और गांगसुक हान रिम और ग्वांडे को लेकर गायून की कब्र पर जाते हैं। वहां सभी मिलकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और उसके सामने सम्मान से खड़े रहते हैं। आखिर में हुआजिन और गांगसुक जल्दी ही एक बात नोटिस कर लेते हैं। दोनों साफ देख सकते हैं कि हान रिम और ग्वांडे एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी झिझक और अजीब सा बर्ताव देखकर यह बात और भी साफ हो जाती है। उधर कांगजू हाई स्कूल में ग्वांडे हुआजिन की तरह कपड़े पहनकर पहुंचता है और सोचता है कि वह भी एक बुली स्टूडेंट को सबक सिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसका सामना उस स्टूडेंट से होता है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वह खुद को काफी दबाव में महसूस करने लगता है। तभी हान रिम वहां पहुंचती है और उसका साथ देती है। दोनों मिलकर उस बुली का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात उनके कंट्रोल में नहीं आते। आखिर में हुआजिन खुद वहां पहुंच जाता है और फिर मामला संभाल लेता है। दूसरी तरफ गीटे को गुचोल के साथ मिलकर काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं होता। वह कसम खाता है कि जेल से बाहर निकलते ही गांगसुक को बर्बाद कर देगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर गांगसुक का सब्र जवाब दे देता है और वह उसे चुप कराने के लिए एक जोरदार मुक्का मार देता है। इसी के साथ सीजन का मुख्य हिस्सा खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर यह एपिसोड काफी तेज रफ्तार और मजेदार रहा। पूरी सीरीज ने शुरू से आखिर तक अपनी पकड़ बनाए रखी और ऐसा लगता है कि आगे इसके और भी सीजन आ सकते हैं। इसकी कहानी का ढांचा ऐसा है कि हर नए केस के साथ किसी स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट से जुड़ा नया सबक देखने को मिलता है। यही चीज इसे उन शोज की तरह बनाती है जहां हर एपिसोड में बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत देखने को मिलती है। स्कूल बुलिंग का मुद्दा साउथ कोरिया में कितना बड़ा है ये किसी से छिपा नहीं है, इसलिए इस दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से केस हैं जिन्हें यह शो आगे दिखा सकता है। ऊपर से कई ऐसी असली घटनाएं भी हैं जिनसे इस तरह की कहानियां प्रेरित लगती हैं। जहां तक गुचोल की बात है, एक पल के लिए ऐसा लग सकता है कि हुआजिन को उससे बदला लेना चाहिए था, लेकिन उसने जो फैसला लिया वह उसके किरदार को और मजबूत बनाता है। उसने साफ कहा कि वह किसी अपराधी के स्तर तक नहीं गिरेगा। उसके हिसाब से अगर कोई बड़ा इंसान किसी बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखा सकता तो वह खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। इसलिए उसने गुचोल को एक और मौका देने की कोशिश की। हो सकता है कि गुचोल कभी न बदले, लेकिन कम से कम हुआजिन ने अपनी तरफ से सही काम किया। इस शो की सबसे अच्छी बात इसके किरदार हैं। गांगसुक और हुआजिन का रिश्ता भी काफी दिलचस्प रहा। गांगसुक जिस तरह हुआजिन को अपने बेटे की तरह मानता है और उसे घायल देखकर खुद गुचोल पर टूट पड़ता है, वह काफी भावुक पल था। अभी सीजन 2 की बात करना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन उम्मीद जरूर की जा सकती है कि यह कहानी आगे बढ़े। गंभीर मुद्दों को दिखाने के बावजूद शो ने मनोरंजन का संतुलन अच्छी तरह बनाए रखा है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं हान रिम और ग्वांडे की कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि हुआजिन के अलावा शायद हम ही हैं जो उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। ग्वांडे द्वारा हान रिम को ट्रांस जैसी हालत से बाहर लाने के लिए किस करना थोड़ा अचानक लगा, लेकिन इससे दोनों के रिश्ते को लेकर दिलचस्पी और बढ़ गई। उम्मीद है कि आगे उनकी कहानी को और ज्यादा समय मिलेगा। तो आपको यह शो कैसा लगा? क्या आपने इसे एंजॉय किया? कोई ऐसा हिस्सा था जो आपको पसंद नहीं आया? और हमारे इन रिकैप्स के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।